नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1081 पोषण प्रदान करने वाली ओस। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बात उस मोड़ पर पहुंच जाने के बाद उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यदि यी युन ने जानबूझकर अपने अंतिम प्रहार में उस पर नरमी न बरती होती तो भले ही वह किसी तरह बच जाती, फिर भी उसकी हालत बेहद दयनीय होती। जाहिर है लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही जानती थी कि वह अपने सामने खड़े युवक से कहीं कमतर है। दो ही चालों में उसने न केवल उसी तरह का तलवारबाजी का वार किया जैसा उसने किया था, बल्कि उसकी अवधारणाएं उससे कहीं अधिक उन्नत थीं। बात लगभग यही थी कि वह उसे सलाह देने लगा था। जियान शियाओशुन भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती थी, फिर भी यहाँ उसे अपने ही हमउम्र शिष्य से शिक्षा और मार्गदर्शन मिल रहा था। इतना ही नहीं, उसकी तलवारबाजी में यी युन का कोई सानी नहीं था। इससे जियान शियाओशुन थोड़ी निराश हो गई। उसने हमेशा खुद को युवा पीढ़ी में श्रेष्ठ माना था। वह जानती थी कि वह शक्तिशाली संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों के बराबर नहीं है, लेकिन उसके और यी युन के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। ये बहुत सुखद अनुभव रहा। अगर परी शियाओशुन इच्छुक हो तो हम भविष्य में कभी एक और निर्धारित लड़ाई कर सकते हैं, यी युन ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। उन्हें आभास हुआ कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की विरासत को पूर्ण नहीं माना जाता था। संभवतः इसमें बहुत सी चीजें अधूरी थीं। वर्षों से क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट ने संभवतः कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दिया होगा जिन्होंने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की विरासत में अपना योगदान दिया होगा। हालांकि ये योगदान या तो अपर्याप्त थे या अपूर्ण। ये युन के पास एजोर यांग लॉर्ड की अंतिम विरासत भी थी। इसके अलावा वह ब्रह्मांड भर से प्राप्त ज्ञान में पारंगत था। तलवारबाजी और शुद्ध यांगबाजी में उसकी अंतर्दृष्टि ऐसी थी जिसकी बराबरी क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट नहीं कर सकता था। ये युन एजोर यांग लॉर्ड का ऋणी था, इसलिए एजोर यांग लॉर्ड के वंशजों से मिलने के बाद ये युन ने उनकी मदद करने का इरादा किया। जियान शियाओशुन के साथ उनका मुकाबला वास्तव में युद्ध के दौरान जियान शियाओशुन की साधना तकनीक और चालों को परिपूर्ण करने का एक प्रयास था। बहुत खूब, आज की लड़ाई मेरे लिए आंखें खोलने वाली रही। युवा मास्टर ये सचमुच एक युवा नायक है। जियान वुफेन खड़े होकर बोले। वह यी युन की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करता था, जिसकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतिभा थी। वह यी युन से मित्रता करना चाहता था और उससे एजोर यांग लॉर्ड की वंश परंपरा के बारे में भी पूछना चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं था। युवा मास्टर यी, क्या आप एक ध्वनि संचरण चिन्ह छोड़ सकते हैं? जियान वुफेन ने पहल करते हुए पूछा। उपस्थित लोगों में जियान वुफेन को असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि यी युन जैसे कनिष्ठ व्यक्ति से उन्होंने न केवल मित्रता का हाथ बढ़ाया, बल्कि उनका लहजा भी सच्चा और सौहार्दपूर्ण था। इससे भीड़ में मौजूद कई लोगों के मन में मिलीजुली भावनाएं उत्पन्न हुई। यी युन का भविष्य असीम उज्ज्वल था। उनके लिए यी युन जैसे व्यक्ति से दोस्ती करने में कोई नुकसान भी नहीं था। देखते ही देखते कई लोगों ने यी युन से दोस्ती करने और अपनी आवाज के संदेश छोड़ने की पहल शुरू कर दी। हालांकि यी युन को बाहरी गुटों के इन लोगों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। उसने उसे दिए गए सभी ध्वनि संचार चिन्हों को संभाल कर रखा था। यान तियानकोन एक तरफ खड़ा होकर असहज महसूस कर रहा था। वह इन महत्वपूर्ण विदेशी हस्तियों से दोस्ती करने की उम्मीद से व्यापार सत्र में आया था, लेकिन अब उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला। यी युन जैसी अद्वितीय प्रतिभा के मुकाबले एक व्यापारिक कंपनी के उत्तराधिकारी का दर्जा उल्लेख करने लायक भी नहीं था। सभी लोग, क्या हमें अपना ट्रेडिंग सत्र शुरू नहीं करना चाहिए? यी युन से बात करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आगे आते देख एल्डर फेंगेक्सिंग ने अंततः कड़वे चेहरे के साथ यह कहा। 7 स्टार ऑक्शन कंपनी द्वारा आयोजित ये बैठक सन बुरियल सेंसी की घटना पर चर्चा और सौदेबाजी का सत्र था। हालांकि यी युन के आने से माहौल बदल गया। कई लोग केवल यी युन से बातचीत करने में लगे थे, जबकि आयोजनकर्ता यी युन अकेला रह गया था। जी हाँ, व्यापार सत्र शुरू होना चाहिए। सूर्य दफन रेत सागर के इस अभियान पर निकलने से पहले हमें कुछ पत्राचार करना चाहिए, दाववादी शुशुई ने कहा। आने का कारण व्यापार करना था। व्यापार सत्र में कई प्राकृतिक खजाने मिल सकते थे। एल्डर फेंगेक्सिंग के मार्गदर्शन में भीड़ ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म से निकलकर कमल के तालाब में स्थित एक मंडप प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर गई। एल्डर फेंगेक्सिंग ने गला साफ करते हुए कहा, आप सभी दूर दूर से आए हैं और 7 स्टार ऑक्शन कंपनी आप सभी का यहाँ स्वागत करती है। इस व्यापार सत्र की शुरुआत मेरी 7 स्टार ऑक्शन कंपनी से होगी। इसे एक छोटी मछली को बड़ी मछली पकड़ने के लिए फेंकने जैसा समझा जा सकता है। एल्डर फेंगेक्सिंग को स्पष्ट रूप से हंसी मजाक में शामिल होना पसंद नहीं था, इसलिए वे सीधे मुख्य विषय पर आ गए। इस बारे में बात करो। एल्डर फेंगेक्सिंग ने हाथ हिलाया। देखते ही देखते विभिन्न प्रमुख गुटों के सभी अतिथि एल्डर फेंगेक्सिंग की ओर देखने लगे। दो युवतियां एक लकड़ी का बक्सा लेकर एल्डर फेंगेक्सिंग के पास पहुंची। दोनों सुंदरियों ने मधुर मुस्कान बिखेरी और मंच के नीचे बैठे दर्शकों को हल्का सा प्रणाम किया, फिर लकड़ी का बक्सा नीचे रख दिया। डोंग, एक जोरदार आवाज गूंजी जिससे भीड़ तुरंत चौंक गई। उन दोनों ने लकड़ी के बक्से को ऐसे उठाया था जैसे वे घूंघट का गट्ठा उठा रहे हो, फिर भी जमीन पर रखते ही इतनी जोरदार आवाज हुई। यह 10 लाख साल पुरानी इन डूबी हुई लकड़ी है। यह एक प्राचीन विद्वान की मृत्यु के स्थल पर पाई गई थी। मेरी 7 स्टार ऑक्शन कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने से पहले इसने अपने विकास के लिए यिनची का सार सोख लिया था। इसे एक लकड़ी के बक्से में तराशा गया था और जब तक कोई शुद्ध यिन कुंवारी न हो, बक्से के संपर्क में आने से उसके शरीर में यिनची का प्रवेश हो सकता है।
इसका प्रभाव असुविधा से लेकर तत्काल मृत्यु तक हो सकता है। एल्डर फेंगशिंग ने अंततः थोड़ा आत्मविश्वास जुटाया और शांत भाव से समझाया। हालांकि जेड लस्टर सिटी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के योद्धाओं की ताकत विदेशी संप्रदायों के योद्धाओं से अतुलनीय थी, लेकिन सन बुरियल सेंसी के 7 स्टार ऑक्शन कंपनी मुख्यालय से आने वाली वस्तु निश्चित रूप से खराब नहीं हो सकती थी। इसे खोलो, एल्डर फेंगशिंग ने दोनों लड़कियों से कहा। विभिन्न प्रमुख गुटों के लोग उस लकड़ी के बक्से को देख रहे थे। उनमें से कई काफी समझदार थे। वह लकड़ी का बक्सा अपने आप में ही एक खजाना था। अरे ये यून का दिमाग चकरा गया। उसे डिब्बे के अंदर से एक अवर्णनीय ठंडक का एहसास हो रहा था। उसने डिब्बे के अंदर जैद से तराशा हुआ कमल का फूल देखा और कमल की पत्तियों में उसी तरह के हरे रंग के तरल पदार्थ का गुलदस्ता था। वह तरल पदार्थ साफ और क्रिस्टलीय था। उससे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई, जैसे वसंत ऋतु में हल्की हल्की बारिश हो रही हो। पोषकोस, जियान वुफेंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। जी हाँ, क्लैरिटी सेक्ट मास्टर की नजर बहुत तेज है। यह आइटम नरिशिंग ड्यू का एक छोटा सा गुलदस्ता है। यह मिलना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी के सार से संघनित एक प्राकृतिक खजाना है। इसके सार को नष्ट होने से बचाने के लिए एक शुद्ध इन पात्र की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी दुर्लभता के बावजूद इसके प्रभाव असाधारण नहीं माने जाते। इससे इसके मूल्य पर थोड़ा असर पड़ता है। पौष्टिकोस का उपयोग क्षतिग्रस्त कलाकृतियों की मरम्मत के लिए किया जाता है। खजाने के स्तर की परवाह किए बिना जब वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पौष्टिकोस का उपयोग करके उसकी मरम्मत करने से भले ही वह अपनी मूल स्थिति में वापस न आ सके, कम से कम उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती है। एल्डर फेंगशिंग द्वारा अपना विवरण देने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर मौजूद भीड़ की ओर देखा। दूर दूर से आए कई विशेषज्ञों को आइटम नरिशिंग ड्यू में कुछ दिलचस्पी थी। हालांकि कलाकृतियों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु सीधे ताकत बढ़ाने वाले प्राकृतिक खजाने से कहीं कमतर थी। इसके अलावा कई लोगों के पास क्षतिग्रस्त कलाकृतियां नहीं थीं, और अगर थी भी तो उनकी क्षतिग्रस्त कलाकृति आइटम नरिशिंग ड्यू से ज्यादा मूल्यवान नहीं थी। बेहतर यही होगा कि उसकी मरम्मत न करवाई जाए। हालांकि भीड़ में ये यून भी मौजूद था, जिसने उस वस्तु को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज कर ली। वह हमेशा शुद्धयान की टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करता था। क्या ये कोई क्षतिग्रस्त कलाकृति नहीं थी? अध्याय 1082 अप्रत्याशित घटनाक्रम। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ये यून के पास शुद्धयान की टूटी हुई तलवार बहुत लंबे समय से थी। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाली तलवार थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये हमेशा से टूटी हुई थी। अरबों वर्षों के क्षरण के अलावा इसकी शक्ति भी काफी कम हो गई थी। यदि पौष्टिकोस की वस्तु से इसकी मरम्मत हो जाती, चाहे वह मरम्मत कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो ये यून की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती। मुझे ये पौष्टिकोस चाहिए। ये यून ने अपनी आवाज जी शुयान को भेजी। वह बहुत धनी नहीं था। उसके पास सबसे कीमती वस्तुएं 10,000 परी दिव्य तोप जैसी थीं। उनके लिए इन्हें बनाना भी असंभव था। इसलिए यदि वह पौष्टिकोस के बदले कुछ लेना चाहता था तो उसे दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता। युवा स्वामी यी, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जी शुयान ने दांत पीस लिए। वह भली भांति जानती थी कि यून स्वर्ग से आया एक सच्चा ड्रैगन था। उसके लिए जेड लस्टर सिटी में रहना असंभव था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वही उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। पोषकोस की यह वस्तु वास्तव में अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरी वस्तु है। मैं इसे केवल अन्य वस्तुओं के बदले ही दे सकता हूँ। जिसे भी इसमें रुचि हो वह इसे ले जा सकता है। दाओवादी शुशुई ने एक जैद की बोतल निकाली। उसने जैद की बोतल खोली और तुरंत ही एक अजीब सी सुगंध निकली। यह एक असंख्य लाल गोली है, दाओवादी शुशुई ने कहा। मायरी ड्रेड पिल्स ऐसी गोलियां थी जो दाओ पैलेस क्षेत्र के योद्धाओं को उन्नति प्राप्त करने में मदद करती थीं। आमतौर पर अगर किसी को ऐसी गोली मिल जाती थी तो वे उसे अपने पास ही रख लेते थे। वे बस उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये ट्रेडिंग सेशन में प्रकट हुई थी। जब इसका खुलासा हुआ तो कई लोगों की आंखें चमक उठीं। ये यून के लिए भी उच्च श्रेणी की गोलियां उपयोगी थीं, लेकिन वह पौष्टिकोस को चुनना ज्यादा पसंद करता था। दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी के पास उच्च श्रेणी की गोलियां तो थीं, लेकिन पौष्टिकोस केवल एक ही वस्तु में उपलब्ध थी। उसी क्षण एल्डर फेंगशिंग ने कहा, मेरी 7 स्टार ऑक्शन कंपनी इस मायरी रेड पिल को खरीदने के लिए तैयार है। मुझे आश्चर्य है कि दाओइस्ट शुशुई इसके बदले में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही एल्डर फेंगशिंग ने बोलना शुरू किया, उन्होंने दाओवादी शुशुई के साथ युआनची ध्वनि संचार शुरू कर दिया। इसके बाद विभिन्न प्रमुख गुटों और व्यापारिक कंपनियों ने अपने खजाने प्रकट करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी की बारी आ गई। जेड लस्टर सिटी की एक स्थानीय व्यापारिक कंपनी होने के नाते इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन निगाहों में गहरे अर्थपूर्ण विचार छिपे हुए थे। बैठक की शुरुआत में हुए अभ्यास सत्र ने हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को बेहद असहज स्थिति में डाल दिया था। अब सबको पता था कि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के युवा उत्तराधिकारी यान तियानकोंग ने ये यून को बुरी तरह नाराज कर दिया था। ये यून किस तरह का इंसान था? वह जियान शियाओशुंग से भी कहीं अधिक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसका भविष्य उज्ज्वल था और वह समय आने पर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेगा। जहां तक यान तियानकोंग की बात है, वह तो बस एक धनी खानदान का वारिस था। उसकी हैसियत ही उनके सामने कुछ भी नहीं थी। कई लोगों को तो ये भी शक था कि यान तियानकोंग ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ये यून की ताकत और विकास की गति को देखते हुए यान तियानकोंग की गुप्त रूप से हत्या करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये यून को 1 साल और मिल जाए तो वह इतना बड़ा हो जाएगा कि वह हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कई लोगों ने यान तियानकोंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा।
यहाँ तक कि 7 स्टार ऑक्शन हाउस के एल्डर फेंगेक्स सिंह, जिन्होंने पहले उनका समर्थन किया था, ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने जानबूझकर यान तियानकोन को नजरअंदाज किया ताकि उस वंशज से किसी भी तरह का संबंध न रहे। इन लोगों के भाव देखकर यान तियानकोन का चेहरा गंभीर हो गया। योद्धाओं की दुनिया में मुंह के ही आम भाषा थे, ताकत ही सब कुछ थी। एक बार किसी ने किसी ऐसे प्राणी को ठेस पहुंचा दी जिसे नहीं पहुंचानी चाहिए थी, तो उसका अंत निश्चित था। क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के पास बदले में देने के लिए कोई खजाना है? अगर नहीं है तो एक कोने में चले जाओ। यान तियानकोन के बोलने का लंबे समय तक इंतजार करने के बाद एल्डर फेंगेक्स सिंह ने कड़े स्वर में कहा। यान तियानकोन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने मंडप में अपने सामने बैठे यी यून की ओर देखा। उसकी आंखों में एक घातक चमक थी, क्योंकि वह जानता था कि यी यून उसे बख्शेगा नहीं। हालांकि उससे निपटना आसान नहीं था। अगर किसी को उसकी जान चाहिए थी तो उसे पहले मरने के लिए तैयार रहना होगा। यान तियानकोन खड़ा हुआ और बोला, मेरी हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के पास सबसे कीमती खजाना है। मैं इस खजाने के बारे में एल्डर फेंगेक्स सिंह को निजी तौर पर बताऊंगा। ओह! यान तियानकोन की बातें सुनकर कुछ लोग अचंभित हुए तो कुछ ने तिरस्कार दिखाया। आखिर यह कौन सा खजाना था? क्या यह कहना कि यह सबसे कीमती था? और अगर वह चीज सबसे कीमती थी तो क्या हुआ? वह उसे आसानी से निकाल सकता था। ऐसा तो था नहीं कि कोई उसे उससे छीन लेता। ऐसे गुप्त तरीके अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जो कहना है कहो, एल्डर फेंगशिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यान तियानकोन उन्हें इसमें क्यों घसीट रहा है। यान तियानकोन ने सिर हिलाया। बिना मुंह हिलाए उसने अपनी आवाज एल्डर फेंगेक्स सिंह को भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद एल्डर फेंगेक्स सिंह के चेहरे पर अचानक अविश्वास का भाव आ गया। उन्होंने सीधे पूछा, क्या आपने जो कहा वह सच है? बिल्कुल, यान तियानकोन ने कहा। एल्डर फेंगशिंग का चेहरा गंभीर था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने अचानक मुट्ठी बांधकर वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, सभी को खेद है। कुछ ऐसा है जो मुझे निर्णय लेने से रोक रहा है। कृपया थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें। एल्डर फेंगेक्स सिंह के ऐसा कहते ही वह वहां से जाने लगे। ये सारी हरकतें काफी अपमानजनक लग रही थीं। हालांकि किसी ने भी खुलकर नाराजगी नहीं दिखाई। भले ही जेड लस्टर सिटी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन सब जानते थे कि यह एक शक्तिशाली गुट की छोटी सी शाखा मात्र थी। अगर ऐसा न होता तो ये गुट सिर्फ 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के लिए ही क्यों न आते। कुछ ही क्षणों बाद यी यून का दिल अचानक धड़कने लगा। अंतरिक्षीय नियमों में पारंगत होने के कारण उसने अंतरिक्ष में एक उतार चढ़ाव महसूस किया, जिसे वह जानता था कि यह टेलीपोर्टेशन सरणी से उत्पन्न होने वाला बच्चा है। कोई व्यक्ति टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से जेड लस्टर सिटी में आया था। इसके अलावा स्थानिक उतार चढ़ाव की तीव्रता से यी यून को यकीन था कि वह व्यक्ति बहुत दूर से आया होगा। यी यून ने अपनी दृष्टि शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह उस व्यक्ति के सटीक स्थान का पता नहीं लगा सका। इससे यी यून का दिल बैठ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि उस व्यक्ति की शक्ति अत्यंत अधिक थी। यी यून की पलकें हल्की सी फड़क उठी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था जब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हों। उसने जी शुयान की ओर देखा और वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कहा, अभी के लिए आइटम नरिशिंग ड्यू को एक तरफ रख दीजिए। हमें इस ट्रेडिंग सत्र से कुछ समय के लिए विदा लेनी चाहिए। ओह! जी शुयान चौंक गई। वह एल्डर फेंगशिंग से ध्वनि संचार के माध्यम से पौष्टिकोस की वस्तु की खरीद के लिए बातचीत कर रही थी। कीमत अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन यी यून ने अचानक जाने की जिद की। इससे जी शुयान थोड़ी असमंजस में पड़ गई। हालांकि उसने स्वाभाविक रूप से उसकी बात मान ली। उसने सिर हिलाया और यी यून के साथ जाने लगी। लेकिन तभी यान तियानकोन ने जी शुयान का रास्ता रोक दिया और कहा, सुश्री शुयान, युवा स्वामी जी, आप इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? जैसे ही उसने ये कहा, एक और आवाज सुनाई दी, जी हाँ मिस शुयान, क्या आप मुझसे पौष्टिकोस की खरीद के बारे में बात नहीं कर रही थी? कीमत अभी तय नहीं हुई है, तो आप अभी क्यों जा रही हैं? दूसरे वक्ता एल्डर फेंगेक्स सिंह थे। चेहरे पर मुस्कान लिए उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। बोलते हुए उसने आदरपूर्वक पीले चेहरे वाले एक बुजुर्ग को अंदर बुलाया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रवेश किया, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने दाववादी वस्त्र पहन रखा था, जो उनके लंबे और पतले शरीर को और भी आकर्षक बना रहा था। उनके वस्त्र के सीने पर 7 तारों का एक नक्षत्र चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। इन 7 तारों के भीतर हल्के हल्के दाववादी पैटर्न भी चमक रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने मंडप में कुछ कदम बढ़ाए और ऐसा लगा जैसे हर कदम के साथ वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही हो। मंडप में उपस्थित सभी लोग अचानक बेचैन हो गए। ये बूढ़ा आदमी कौन था? प्रश्नवाचक चिन्ह। यी यून सबसे ज्यादा भयभीत हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बड़े व्यक्ति की आभा अदृश्य रूप से उस पर केंद्रित हो गई है। इससे उसने अनजाने में ही अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छू लिया। अध्याय 1083 7 स्टार दाव पैलेस। अनुवादक सीके टैलन। संपादक जियान वुफेंग ने बुजुर्ग के वस्त्रों पर बने 7 तारा नक्षत्र को देखा और उन्हें तुरंत कुछ याद आ गया। उन्होंने पूछा, क्या आप 7 स्टार दाव पैलेस से हैं? क्या 7 स्टार दाव पैलेस हाल की घटना में रुचि रखता है? 7 स्टार दाव पैलेस सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी का एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय था। इसकी शक्ति क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से कहीं अधिक थी। 7 स्टार दाव पैलेस की एक समृद्ध विरासत और लंबा इतिहास था। 7 स्टार दाव पैलेस के किसी व्यक्ति को 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के साथ देखकर सभी को यह एहसास हुआ कि 7 स्टार ऑक्शन कंपनी 7 स्टार दाव पैलेस की ही एक इकाई है। कई बड़े संप्रदायों ने प्राकृतिक संपदाओं के संग्रह हेतु अस्थायी संस्थाओं की स्थापना की। ये अस्थायी संस्थाएं बड़े कुलों के लिए मात्र सहायक थीं। सामान्यतः इन अस्थायी संस्थाओं का नेतृत्व करने के लिए केवल बड़े संप्रदायों के उन शिष्यों को भेजा जाता था जिनके पास शिष्य नहीं होते थे। इस प्रकार इन अस्थायी संस्थाओं के प्रमुख होने के बावजूद संप्रदाय में उनका महत्व नगण्य था। निस्संदेह सन बुरियल सेंसी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी 7 स्टार दाव पैलेस की एक अस्थायी इकाई थी।
ये वास्तव में कोई गुप्त जानकारी नहीं थी। बड़े संप्रदायों के लिए यह आम बात थी कि वे जानबूझकर अन्य संप्रदायों के सांसारिक मामलों की जांच नहीं करते थे, इसलिए बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि 7 स्टार ऑक्शन कंपनी का संबंध 7 स्टार दाव पैलेस से था। बड़े को आते देख यान तियानकोन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह अपनी सीट पर वापस बैठ गया और जी शुयान पर नजर डाली। उसने अपनी आंखों में छिपी उत्सुकता को छुपाने की जहमत भी नहीं उठाई। वह ये यून से छुटकारा पाने के लिए 7 स्टार ऑक्शन कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। ये यून के बिना जी शुयान उसके हाथों में आ जाएगा, जिससे वह अपनी मनमर्जी कर सकेगा। यान तियानकोन की निगाहों को भांपते ही जी शुयान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। उसने भी 7 स्टार दाव पैलेस के बारे में सुना था। यह एक उच्च कोटि का संप्रदाय था और इसकी शक्ति वहां मौजूद किसी भी गुट से कहीं अधिक थी। क्या यान तियानकोन द्वारा बताई गई बात में वाकई 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के पीछे के संप्रदाय को जगाने की क्षमता थी? एल्डर फेंडेक्सिंग ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों? क्या मिस शुयान और यंग मास्टर यी को पौष्टिकोस में कोई दिलचस्पी नहीं है? अगर एल्डर फेंडेक्सिंग सचमुच पोषकोस बेच रहे हैं तो कृपया सीधे अपनी कीमत बताएं, ये उनने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, पौष्टिकोस के साथ कोई जल्दी नहीं है। पहले मैं परिचय करा लेता हूँ। मैं 7 स्टार दाव पैलेस का उच्च राजदूत यू हिन हूँ। एल्डर फेंडेक्सिंग ने अत्यंत विनम्रता से परिचय कराया। 7 स्टार दाव पैलेस में कुल 7 उच्च राजदूत थे। ये 7 राजदूत सप्तर्षि मंडल के 7 तारों के समान थे और सभी 7 उच्च राजदूत 7 स्टार दाव पैलेस के सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति थे। आमतौर पर सन बुरियल सेंसी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के प्रमुख को भी 7 उच्च राजदूतों में से किसी से भी मिलने पर सम्राट के सामने नपुंसक की तरह विनम्र रहना पड़ता था। एल्डर फेंडेक्सिंग की तो बात ही अलग है। उच्च राजदूत से मिलने का मौका पाकर वह बहुत उत्साहित थे। यह एक दुर्लभ अवसर था। यदि सन बुरियल सेंसी में वह घटना न हुई होती जिसके कारण 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के शाखा प्रमुखों को 7 उच्च राजदूतों से सीधे संपर्क करने का अवसर मिला, तो क्या उन्हें कभी ऐसा मौका मिलता? 7 उच्च राजदूतों में से किसी एक की भी थोड़ी सी मदद उनके लिए असीमित संभावनाएं खोल सकती थी। यान तियानकोन, महामहिम राजदूत को आपके द्वारा उल्लिखित विषय में कुछ रुचि है। कृपया इसे एक बार फिर से कहें। एल्डर फेंशिन की आवाज में गर्व झलक रहा था। पहले अपनी कमजोरी के कारण उन्हें चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता था। अब आखिरकार एक मददगार के मिल जाने से उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे अपना सारा तनाव दूर कर सकते हैं। जी हाँ, यान तियानकोन मुस्कुराया। उसने अपने पीछे खड़े काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, भाई तियानिक्सियाओ, आप क्यों नहीं करते? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को, जिसे भाई तियानशियाओ कहकर पुकारा जाता था, हाथ में पंखा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, मानो वह कोई ताओवादी पुजारी हो। इससे पहले जब यून पहली बार व्यापार सम्मेलन में आया था तो उसने भाई तियानशियाओ को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा था। ट्रेडिंग सत्र शुरू होने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह अंधेरे में घात लगाए बैठे विषैले सांप की तरह था। इससे यून बेहद असहज महसूस कर रही थी। मैं तियानशियाओ शुओ हूँ और मुझे मास्टर तियानशियाओ की उपाधि प्राप्त है। तियानशियाओ शुओ ने अपना पंखा लहराते हुए धीमी गति से कहा, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो सन बुरियल सेंसी में खजाने की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसे सबके साथ साझा उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। हालांकि अतीत में संप्रदाय के एक गद्दार ने इस खजाने को चुरा लिया था और अंततः ये डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के हाथ लग गया। इसका नाम है हेवन सीक्रेट्स कंपास। मिस शुयान, मुझे लगता है कि आप इस वस्तु के बारे में जानती हैं। तियानिक्सियाओ शुओ अचानक जी शुयान की ओर मुड़ी और उसका दिल बैठ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि यान तियानकोन ने क्या खुलासा किया था। यह स्वर्ग ग्रह से कंपास था। जहां तक मास्टर तियानिक्सियाओ की बात है, वह स्वर्ग ग्रह से अध्याय से आए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें पता था कि स्वर्ग ग्रह से कंपास उसके हाथों में है। जी शुयान को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले ही उसने अचानक अपनी आत्मा के सागर में एक जबरदस्त आध्यात्मिक विस्फोट महसूस किया। यह आध्यात्मिक विस्फोट उच्च राजदूत यूहिन की ओर से आया। उच्च राजदूत यूहिन की आध्यात्मिक परीक्षा स्पष्ट रूप से ऐसी थी जिसे जी शुयान सहन नहीं कर सकी। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वे कुछ कदम पीछे हटकर पीछे की ओर गिरने लगी। ये यून ने झट से जी शुयान का हाथ पकड़ा और एक चाल चलते हुए उसे कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि उच्च राजदूत यूहिन की आध्यात्मिक जांच की शक्ति ने जी शुयान को पसीने से तर कर दिया था। उसके पीले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था। क्या इरादा है? ये यून क्रोधित हो गई। उच्च राजदूत यूहिन ने अपने पद की अवहेलना करते हुए जी शुयान जैसी कमजोर लड़की पर हमला किया था। उच्च राजदूत यूहिन ने ठंडी आवाज में गुर्राया। उनकी गुर्राहट में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी कि कई लोग अनजाने में पीछे हट गए। मैं तो बस उस लड़की के स्वर्ग ग्रह से कंपास के बारे में सुनकर क्षणिक रूप से स्तब्ध होने का फायदा उठा रहा था। यह एक आध्यात्मिक जांच के माध्यम से उसके विचारों की पुष्टि करने के लिए था। यह पहले से ही एक काफी सौम्य आध्यात्मिक तकनीक है। अगर मैं आत्मा की खोज करता तो उसका दिमाग तुरंत ध्वस्त हो जाता। मैंने पुष्टि कर ली है कि हेवन सीक्रेट्स कंपास वास्तव में डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के पास है। चूंकि यह हेवन सीक्रेट्स चैप्टर की वस्तु है, इसलिए इसे मुझे सौंप दें। मैं आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा और इसके लिए आपको मुआवजा दूंगा। 7 नक्षत्रों वाले वस्त्रधारी बुजुर्ग के शब्दों पर संदेह नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ये यून को घेरने लगी। ये किसी अत्यंत श्रेष्ठ शक्ति से उत्पन्न दमन था। ये यून को उच्च राजदूत यूहिन की साधना स्तर का निर्धारण करना कठिन लग रहा था। वह जानता था कि इसका कारण उनकी शक्तियों में अंतर था। ये यून में चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, अंततः वह एक कनिष्ठ ही था। उसके लिए किसी शक्तिशाली संप्रदाय के उच्च राजदूत का मुकाबला करना असंभव था। ये यून ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। शक्ति, अंततः उसमें अभी भी शक्ति की कमी थी। उसने साधना में जितना समय व्यतीत किया था वह बहुत कम था।
वह अपनी शक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर पाया था। यदि वह दाव महल के स्तर तक साधना कर पाता तो सब कुछ अलग होता। स्वर्ग रहस्य कंपास मेरे दादाजी के साथ सूर्य दफन रेत सागर में खो गया है। इसके अलावा स्वर्ग रहस्य अध्याय के साथ विश्वासघात करने वाले मेरे दादाजी नहीं बल्कि आप सब हैं। जी शुयान ने उग्र स्वर में कहा। इस पर तियानशियाओ शुओ के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उन्होंने जी शुयान को पूरी तरह से अनदेखा किया और उच्च राजदूत यूहीन की ओर मुड़े। उन्होंने झिझकते हुए कहा, महामहिम, ऐसा लगता है कि यह गद्दार स्वर्ग रहस्य कंपास को सौंपने का इरादा नहीं रखता है। उच्च राजदूत यूहीन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ये यून की ओर देखा। ये यून ने उनकी आंखों में एक हल्की सी घातक मंशा महसूस की। ये देखकर उसका दिल जम गया। दूसरी पार्टी को स्पष्ट रूप से पता था कि वह प्रतिभाशाली है, फिर भी वे हेवन सीक्रेट्स कंपास छीनना चाहते थे। इसका मतलब था कि उन्हें सनबरियल सेंसी में मौजूद वस्तु की जानकारी थी। लाभों के लालच में वे जोखिम उठाने को तैयार थे। हालांकि उनमें असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन जब तक वे उनकी मृत्यु सुनिश्चित कर सकते थे, जिससे उनका पूर्ण विकास रुक जाता था, तब तक वे उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा पैदा करने से रोक सकते थे। अध्याय 1084 जीवन मरण का संकट। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। उच्च राजदूत यूहीन ने जी शुयान की ओर बढ़ते हुए अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ। 7 स्टार दाव पैलेस के साथ उच्च राजदूतों में से एक होने के नाते उच्च राजदूत यूहीन और जी शुयान की शक्ति में पहाड़ और धूल के ढेर के बीच के अंतर जैसा फर्क था। उनके आने मात्र से ही जी शुयान को सीने में घुटन महसूस होने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। यहां तक कि उनके मुंह के कोने से खून भी रिसने लगा। उच्च राजदूत यूहीन की शक्ति के सामने उन्हें कोई कदम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी आभा ही उन्हें मारने के लिए काफी थी। उस क्षण माहौल पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार था। जी शुयान की जान को बड़ा खतरा था। ये यून का एक हाथ पहले से ही शुद्धयान की टूटी हुई तलवार पर था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, क्योंकि वह जानता था कि केवल उच्च राजदूत यूहीन का दमन ही जी शुयान की नसों को टूटने की कगार पर पहुंचाने के लिए काफी था। जी शुयान की मृत्यु के लिए बस कुछ और कदम ही काफी थे। ये सब होते हुए ये यून चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। ये यून को उच्च राजदूत यूहीन की भयानक शक्ति का स्पष्ट एहसास था। अगर वे आपस में भिड़ जाते तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर स्वर्ग रहस्य कंपास सौंपने से उसकी और जी शुयान की जान बच सकती थी तो ये यून स्वाभाविक रूप से उसे सौंप देता। लेकिन अब ये यून को उच्च राजदूत यूहीन की ओर से स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। इस स्थिति में यदि वह कंपास सौंप भी देता तो भी उसे लड़ाई का सामना करना पड़ता। ये यून की असाधारण प्रतिभा के कारण उच्च राजदूत यूहीन से किसी प्रकार की दया की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, अन्यथा भविष्य के परिणाम विनाशकारी होंगे। हालात देखकर कई लोग जानबूझकर पीछे हट गए थे। हालांकि उन्होंने पहले ये यून से दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वे उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या भी करते थे। अब जब वह मुसीबत में था तो वे आसानी से किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहे। उनमें से कई तो उसकी बदकिस्मती पर खुशी मनाने भी लगे। ये यून ने भीड़ की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह अत्यंत शांत भाव से अपनी युवांची ऊर्जा का संचार कर रहा था। चारों 9 पत्ती दावफल युवांची ऊर्जा में समाहित थे और आवश्यकता पड़ने पर उसे ऊर्जा का विस्फोट देने के लिए तैयार थे। ये यून जानता था कि उच्च राजदूत यूहीन द्वारा जी शुयान को दबाने का खुला कृत्य वास्तव में उसे मजबूर करने की एक चाल थी। एक बार हमला करते ही उच्च राजदूत उसे एक ही वार में मार डालेंगे। उच्च राजदूत यूहीन की निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह हिलता उस पर असीम शक्ति का हमला हो जाता। उसे सिर्फ एक ही बार हमला करने का मौका मिलेगा। उस क्षण ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। जी शुयान की बेबसी, उच्च राजदूत यूहीन की शीतलता, मास्टर तियानशियाओ का उपहास और यान तियानकोन की घिनौनी मुस्कान मानो मिट गई। ये यून का ध्यान केवल शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार पर था। ठंडी तलवार से एक निर्मल और ताजगी भरा स्पर्श निकल रहा था जो उसके हृदय तक पहुंच रहा था। उसी क्षण ये यून के हृदय में अचानक एक आवाज गूंजी, उसके बाएं हाथ पर हमला करो। ये यून पूरी तरह एकाग्र था। पता नहीं आवाज कहां से आई थी, लेकिन ये यून के पास शक करने का समय नहीं था। उसने सीधे उच्च राजदूत यूहीन की बाईं छाती पर वार किया। बूम! शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से वार करते ही ये यून की युवांची शक्ति फूट पड़ी। इसके साथ ही सांसारिक शक्ति भी उत्पन्न हुई, जिससे एक काला चक्र बन गया। ये काला चक्र राक्षसों और देवताओं की प्रेत छवियों से भरा हुआ था। वे दहाड़ रहे थे मानो दुनिया का रंग बदल रहा हो और इस चक्र के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये है उच्च राजदूत यूहीन, जिनकी साधना का स्तर यून से कहीं अधिक था, भी इस हमले से चिंतित हो गए। हमले में निहित नियमों ने उन्हें चौंका दिया। इस कनिष्ठ शिष्य ने किस प्रकार के दावफल संघनित किए थे, इससे उच्च राजदूत यूहीन का यून को जान से मारने का संकल्प और भी पुख्ता हो गया। इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता था। उसने तुरंत जी शुयान को छोड़ दिया और हथेली से यून पर वार किया। हथेली का ये प्रहार एक गर्जना करते हिमस्खलन की तरह आगे बढ़ा और अदम्य शक्ति के साथ यून के 10,000 दानव अस्तित्व चक्र से टकराया। काचा अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र जोर से हिल उठा और विशालकाय हथेली थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर अंत में जबरदस्त ताकत से नीचे गिर पड़ी। हालांकि ये यून के नियम शक्तिशाली थे, लेकिन उसकी साधना का स्तर एक ऐसी खाई थी जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। केवल अपने दाव मैनिफेस्टेशन स्तर की साधना से वह इसका सामना नहीं कर सकता था। जैसे ही विशालकाय ताड़ का पेड़ यून को निगलने ही वाला था, अचानक एक तलवार की किरण प्रकट हुई, मानो वह किसी प्राचीन युग के शून्य से आए हो। इस हमले ने कोई निशान नहीं छोड़ा। यह अनंत अंधेरे में से गुजरती हुई इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण की तरह था, जो सीधे उच्च राजदूत यूहीन की ओर मंडरा रही थी। कौन है भाई? उच्च राजदूत यूहीन घबरा गए। उन्होंने अभी अभी यून के हमले को रोका ही था कि उन पर एक और हमला हो गया।
ये यून का हमला उनके बाईं ओर था, जबकि यह हमला उनके दाईं ओर लक्षित था। उनकी सारी सुरक्षा बाईं ओर केंद्रित होने के कारण उनका दायां भाग असुरक्षित और कमजोर हो गया था। यह तो मौत को दावत देने जैसा था। उच्च राजदूत यू हिंग ने जोरदार प्रहार करते हुए अपना हमला वापस खींच लिया और अपने दाहिने हाथ से एक घोड़े की पूंछ का झाड़ू फेंक दिया। घोड़े की पूंछ से बने विस्क ने हजारों की संख्या में चांदी के धागों का एक विस्फोट उत्पन्न किया, जिसने अचानक हुई हड़ताल को घेर लिया। हालांकि जब घोड़े की पूंछ से बने झाड़ू का वार तलवार के वार से टकराया तो उच्च राजदूत यू हिंग को एहसास हुआ कि उन्होंने तलवार की ताकत को बहुत कम आंका था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना कुशल तलवारबाज होगा। उनका जल्दबाजी में किया गया बचाव उस वार को बिल्कुल भी नहीं झेल सका। काचा तलवार की किरण की गति कम न होने के कारण चांदी के धागे चकनाचूर हो गए। वार बाईं ओर मुड़ा और सीधे उच्च राजदूत यू हिंग के हृदय की ओर बढ़ा। उच्च राजदूत यू हिंग के रोंगटे खड़े हो गए और वह तेजी से पीछे हट गए। उसी समय तलवार की किरण को रोकने के लिए उनकी छाती के सामने एक गोलाकार हृदय सुरक्षात्मक स्क्रीन प्रकट हुई। पेंग तलवार की किरण के विक्षेपित होते ही हृदय सुरक्षा कवच उड़ गया। हालांकि तलवार की किरण फिर भी उच्च राजदूत यू हिंग के कंधे को भेदने में कामयाब रही, जिससे खून की फुहार फूट पड़ी। उच्च राजदूत यू हिंग ने अपना कंधा पकड़ते हुए घोड़े की पूंछ से बना झाड़ू जमीन पर गिरा दिया। वे कई कदम पीछे हट गए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी चील जैसी निगाहें भीड़ पर घूमी और अंत में अपराधी पर टिक गईं। जियान वुफेंग, ये तुम हो? मेरी तरफ हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उच्च राजदूत यू हिंग हैरान रह गए। जिस क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से जियान वुफेंग जुड़ा हुआ था, वह शक्ति के मामले में 7 स्टार दाव पैलेस के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया था। फिर भी जियान वुफेंग ने उन पर हमला कर दिया। क्या वह पागल हो गया था? यह विचार केवल उच्च राजदूत यू हिंग तक ही सीमित नहीं था। वहां मौजूद हर कोई अचंभित था। जियान वुफेंग आखिर क्या सोच रहा था? क्लैरिटी पूल संप्रदाय के गुरु, क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? मेरा 7 स्टार दाव पैलेस तो केवल सन बुरियल सेंसी में खजाने की खोज की तैयारी में हेवन सीक्रेट्स चैप्टर का हेवन सीक्रेट्स कंपास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। फिर भी आपने उच्च राजदूत यू हिंग पर हमला कर दिया। एल्डर फेंडेक्सिंग ने चिंता से कहा। इससे पहले जब उन्होंने उच्च राजदूत यू हिंग को इस मामले की सूचना दी थी तो उन्होंने उल्लेख किया था कि उनका उपस्थित विशेषज्ञों से कोई गहरा संबंध नहीं था और उसे मारना आसान होगा। कौन जानता था कि जियान वुफेंग इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अपने संप्रदाय के विनाश को भी जोखिम में डाल देगा। क्या जियान वुफेंग मूर्ख था? यह पहली बार था जब वह यून से मिला था। भले ही यून और उसके शिष्य के बीच हुए अभ्यास ने उसे प्रभावित किया हो, लेकिन ये केवल एक प्रशंसा ही थी। वह यून को बचाने के लिए क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोगों की जान क्यों दांव पर लगाएगा? क्या कोई संप्रदाय का गुरु ऐसा काम करेगा जिसमें परिणामों की परवाह न की जाए? मुझे आपकी तरफ से किसी भी तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। जैसे ही जियान वुफेंग बोल रहा था, उसके हाथ से तलवार अचानक निकल आई। एल्डर फेंशिंग डर के मारे उछल पड़े और बिना सोचे समझे पीछे की ओर गिर पड़े और वार से बचने के लिए जमीन पर लौटने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि जियान वुफेंग का वार उन्हें जान से मारने के इरादे से किया गया था। जियान वुफेंग के हमले से उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कई बार लुढ़कने के बाद एल्डर फेंशिंग ने देखा कि तलवार उनकी ओर नहीं बढ़ रही थी। तलवार 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के पिछवाड़े में जा गिरी और मानो उसकी आंखें हो, उसने सीधे पिछवाड़े के बीचों बीच बने टेलीपोर्टेशन एरिया में जा घुसी। बम! एक जोरदार धमाके के साथ बेहद महंगी लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन प्रणाली पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अध्याय 1085, ये यून की धमकी। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान वुफेंग, तुमने मेरे 7 स्टार दाव पैलेस की टेलीपोर्टेशन एरिया को नष्ट कर दिया। एल्डर फेंशिंग क्रोध से कांप उठे। टेलीपोर्टेशन सरणी करोड़ों मील की दूरी तय करती थी। ये 7 स्टार दाव पैलेस के लिए एक महत्वपूर्ण सरणी थी और इसके निर्माण की लागत बहुत अधिक थी। जेड लस्टर सिटी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के प्रभारी होने के नाते एल्डर फेंशिंग के पास इस सरणी के विनाश की जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे कारण कुछ भी हो। 7 सितारा दाव महल के सख्त नियमों के बारे में सोचकर एल्डर फेंडेक्सिंग का दिल कांप उठा। 7 सितारा दाव महल में उनकी निम्न स्थिति को देखते हुए उनकी मृत्यु भी सरणी के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर यह नष्ट हो जाए तो क्या हुआ? जियान वुफेंग ने ठंडे भाव से अपनी तलवार वापस ले ली। अगर उसने टेलीपोर्टेशन एरिया को नष्ट न किया होता तो 7 स्टार ऑक्शन कंपनी द्वारा 7 स्टार दाव पैलेस से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करते ही उसका निश्चित रूप से अंत हो जाता। जियान वुफेंग उच्च राजदूत यू हिंग के अकेले खतरे के सामने पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ये यून द्वारा उच्च राजदूत को रोके रखने के कारण ही जियान वुफेंग को पहल करने का मौका मिला और वह अपने हमले में सफल हो पाया। इस विषय पर जियान वुफेंग को अब ये यून की असल ताकत का एहसास हो गया था। हालांकि उच्च राजदूत यू हिंग ने ये यून के हमले को आसानी से नाकाम कर दिया था, फिर भी जियान वुफेंग हैरान रह गया। ये हमला जियान शियाओशुन पर किए गए हमले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उस नौजवान को कानूनों का जो ज्ञान था वह वाकई चौंकाने वाला था। उसके भविष्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वातावरण एकदम शांत हो गया। भीड़ पहले ही दर्जनों मीटर पीछे हट चुकी थी। पहले हुए अचानक टकराव ने आसपास के मंडपों को तहस नहस कर दिया था। यहां तक कि कमल का तालाब भी अस्त व्यस्त हो गया था, मानो कोई बवंडर आया हो। हाथ के इशारे से जमीन पर गिरा हुआ घोड़े की पूंछ का झाड़ू वापस उच्च राजदूत यू हिंग के हाथ में आ गिरा। उनका घायल कंधा पूरी तरह से छेद गया था। हालांकि खून बहना बंद हो गया था, फिर भी उनके घावों में तलवार की ऊर्जा बची हुई थी जो उनकी नसों को नुकसान पहुंचा रही थी। उन्हें जल्दी से नपुंसक बनना मुश्किल लग रहा था। इससे उच्च राजदूत यू हिंग मन ही मन चिंतित हो गए। जियान वुफेंग वास्तव में इतना शक्तिशाली था। उच्च राजदूत यू हिंग की नजर में क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को पहले तुच्छ समझा जाता था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जियान वुफेंग की ताकत को बहुत कम आंका था।
वह वाकई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। भले ही वह यून से उलझा हुआ न होता, फिर भी वह जियान वूफेंग के साथ आमने सामने की लड़ाई में जीतने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। जियान वूफेंग, तुम मेरे 7 स्टार दाव पैलेस से क्यों लड़ रहे हो? अपनी बात स्पष्ट करो। अगर तुम्हें हेवन सीक्रेट्स कंपास चाहिए तो मैं वादा करता हूं कि हेवन सीक्रेट्स चैप्टर के लिए इसे प्राप्त करने के बाद मैं इसे निश्चित रूप से तुम्हारे साथ साझा करूंगा। टेलीपोर्टेशन सरणी के नष्ट होने के बाद उच्च राजदूत यूहिन कुछ चिंतित थे। वे जियान वूफेंग को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाए थे, और एक बार जियान वूफेंग द्वारा यीयुन को भागने में मदद करने के बाद 7 स्टार दाव पैलेस में उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग रहस्य दिशासूचक साझा करोगे? आज क्या हो रहा है ये हम दोनों जानते हैं। इतना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो जैसे तुम स्वर्ग रहस्य अध्याय के लिए स्वर्ग रहस्य दिशासूचक प्राप्त कर रहे हो। क्या ये सूर्य दफन रेत सागर में स्थित खजाने पर 7 स्टार दाव पैलेस की लालसा नहीं है? लगता है मैंने इस खजाने को कमा का है। किसने सोचा था कि तुम्हारा 7 स्टार दाव पैलेस इसके लिए इतने बेईमान तरीके अपनाएगा? एक उच्च और शक्तिशाली 7 स्टार दाव पैलेस का उच्च राजदूत एक ऐसे कनिष्ठ शिष्य पर हमला कर रहा है जिसने 60 साल भी साधना नहीं की है, और वह भी एक कमजोर युवती पर। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? जियान वूफेंग के उपहास ने उच्च राजदूत यूहिन के चेहरे के भावों को और भी अधिक विकृत कर दिया। ऐसा लगता है कि आप मुझे कारण बताने का इरादा नहीं रखते हैं, उच्च राजदूत यूहिन ने एक भयावह लहजे में कहा। उसने सुना था कि जियान वूफेंग का स्वभाव नेक है, लेकिन फिर भी उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना असंभव था जिससे उसकी अभी अभी जान पहचान हुई थी, साथ ही अपने संप्रदाय के सभी शिष्यों की जान को भी खतरे में डालना। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यहाँ तक कि सन बरियल सेंसी में मौजूद खजाना भी जियान वूफेंग के लिए इतना मूल्यवान नहीं था कि वह ऐसा करे। आखिरकार भले ही उसे हेवन सीक्रेट्स कंपास मिल जाता, इससे खजाना मिलने की संभावना केवल कुछ हद तक ही बढ़ती। कुछ भी निश्चित नहीं था। जियान वूफेंग ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस हाथ हिलाकर एक छोटा सा शिवालय बाहर फेंक दिया। ये देखकर यीयुन थोड़ा झिझका। वह जानता था कि यह छोटा सा शिवालय शायद एक चलता फिरता निवास था। यह देखने में गॉड एडवेंट टावर जैसा ही था, लेकिन इसकी गुणवत्ता उससे कहीं घटिया थी। ऐसा लगता था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक्ट के पास भी गॉड एडवेंट टावर से संबंधित अभिलेख थे। संभवतः क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक्ट के किसी व्यक्ति ने उन्हीं अभिलेखों से गॉड एडवेंट टावर की प्रतिकृति बनाई थी। आप सभी मेरे चलते फिरते घर में प्रवेश करें। जब जियान वूफेंग बोल रहा था तब भी उसके हाथ में मौजूद तलवार उच्च राजदूत यूहिन की ओर ही तनी हुई थी। उच्च राजदूत यूहिन की आंखों से एक ठंडी किरण निकल रही थी जिससे लोगों में सिहरन दौड़ जाती थी। उन्हें पता था कि जियान वूफेंग अपने दोनों कनिष्ठ साथियों के साथ जाने की योजना बना रहा है। उनका इरादा उन्हें रोकने का था, लेकिन वे घायल थे। अगर सचमुच उनके बीच हाथापाई होती तो वे जियान वूफेंग का मुकाबला नहीं कर पाते। उन्हें रोकना उनके लिए नामुमकिन था। सभी लोग, मैं दाओवादी यूहिन 7 स्टार दाव पैलेस का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं यह आदेश देता हूं कि जो कोई भी आज जियान वूफेंग को बंदी बनाने में मेरी मदद करेगा उसे भविष्य में निश्चित रूप से भारी मुआवजा दिया जाएगा। उच्च राजदूत यूहिन जानते थे कि वे जियान वूफेंग को रोक नहीं सकते, इसलिए वे केवल बाहरी संप्रदायों के विशेषज्ञों से मदद की गुहार लगा सकते थे। अगर सभी लोग हमला कर दें तो उनका मानना था कि जियान वूफेंग के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दरअसल जब उच्च राजदूत यूहिन ने ये शब्द कहे तो कुछ लोग उत्सुकता से हरकत में आने लगे। जियान वूफेंग का दिल बैठ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई हरकत करने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ लोगों को अपने साथ मौत के रास्ते पर ले जाने में सक्षम होऊंगा। जब जियान वूफेंग ने ये कहा तो ये उनको अत्यंत कृतज्ञता महसूस हुई। किसी की जान बचाने के लिए कोई एहसान मिलना बहुत ही दुर्लभ था, और उससे भी दुर्लभ ये था कि किसी की जान बचाने के लिए एहसान चुकाना पड़े और जान बचाने के लिए अत्यधिक जोखिम उठाना पड़े। ये यून ने मुट्ठी जोड़कर कहा, वरिष्ठ, आज आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर ये यून ने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं ये यून कई दशकों से जी रहा हूं और मैंने अनेकों संकटों का सामना किया है, लेकिन मेरा जीवन दृढ़ निश्चय से भरा है। मैं कई बार नरक के द्वार तक जा चुका हूं, लेकिन नरक का स्वामी मुझे नहीं चाहता। इसी कारण मैं आज तक जीवित हूं, और आप कह सकते हैं कि मैंने अनेक कौशलों में महारत हासिल कर ली है। आज जो भी वरिष्ठ वूफेंग और मुझ पर हमला करेगा, मैं उसे यह वचन देता हूं, मैं ये यून इसे अच्छी तरह याद रखूंगा। अगर मैं भाग्यवश मृत्यु से बच गया और जब मैं मार्शल आर्ट में निपुण हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी के संप्रदायों में जाकर आपसे मिलूंगा। जैसे जैसे ये उनका वाक्य समाप्त होने के करीब आता गया, उसमें निर्मम हत्या का इरादा झलकने लगा। एक कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा इतने सारे विशेषज्ञों के सामने इस तरह के धमकी भरे शब्द कहना एक हास्यास्पद मजाक होना चाहिए था जिस पर लोग खूब हंसते, लेकिन जब ये यून ने ये कहा तो कोई नहीं हंसा। वे भली भांति जानते थे कि यदि ये यून ने किसी संप्रदाय के बिना अपनी वर्तमान उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें दैवीय कृपा प्राप्त हुई है। ये यून का ये दावा कि उन्होंने पिछले कई दशकों में अनगिनत खतरों का सामना किया है और कभी नरक के द्वार तक नहीं पहुंचे, निराधार था। यदि ऐसे अनुभव न होते तो ये यून आज जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं वह कैसे कर पाते। ये यून अतीत में कई बार जीवन मरण के संकटों से बच चुका था, तो वे आज उसे मारने के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते थे। ऐसे शत्रु को उकसाकर वे अपने सभी संप्रदायों के विनाश का जोखिम उठा रहे थे जिस दिन वह पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। हालांकि 7 स्टार दाव पैलेस ने कुछ पुरस्कारों का वादा किया था, लेकिन यह अभी भी एक सवाल था कि इन शर्तों को किस हद तक पूरा किया जाएगा। ये यून के भविष्य के खतरे की तुलना में कई लोग पीछे हट गए। आप सभी उद्धरण चिन्ह भीड़ को पीछे हटते देख उच्च राजदूत यूहिन क्रोधित और चिंतित हो गए, लेकिन उस क्षण वे कुछ नहीं कर सकते थे। यान तियानकोन तो और भी चिंतित थे।
उन्होंने यी यून को हराने के लिए स्वर्ग ग्रह से कंपास से संबंधित जानकारी दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यी यून बच निकलेगा। अध्याय 1086 स्पष्टता के कुंड की ओर अग्रसर। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। यान तियानकोन ने जियान वुफेन के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने लगातार संदेश भेजे, इस उम्मीद में कि अन्य संप्रदायों के जो विशेषज्ञ दुविधा में थे वे यी यून पर हमला करने के लिए राजी हो जाएं। स्वर्ग ग्रह से कंपास यी यून के हाथों में है। उसके जाने के बाद सूर्य दफन रेत सागर का खजाना यी यून का हो जाएगा। अगर हम उसे मार देते हैं तो उसके पास मौजूद कोई भी खजाना हमारा हो जाएगा। इसके अलावा यी यून पहले ही 7 सितारा दाव महल का दुश्मन बन चुका है। उसकी कोई उम्मीद कैसे हो सकती है? यान तियानकोन ने अपनी आवाज हर जगह पहुंचाई, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसी क्षण जियान शियाओशुन लघु शिवालय के निवास में प्रवेश कर चुकी थी। जी शुयान जियान शियाओशुन के पीछे पीछे मंदिर में दाखिल हुई। मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसने एक जैद का ताबीज तोड़ दिया। उसकी इस छोटी सी हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया। अंत में ये यी यून था। उसने यून यानतियान और मास्टर तियान शियाओ को गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने धीरे से कहा, यान तियानकोन तियान शियाओ शुगो, मैं यी यून भविष्य में हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी और हेवन सीक्रेट्स चैप्टर में आऊंगा। मैं तुम्हारी आत्माएं निकाल लूंगा और तुम्हारी अस्थियां पिघला दूंगा। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी और हेवन सीक्रेट्स चैप्टर धूल के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये यून के शब्द किसी मृत्युदेव की चेतावनी के समान थे। उन्हें सुनकर यान तियानकोन को ऐसा कपकपी महसूस हुई मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। मास्टर तियान शियाओ अभी भी अपना पंखा हिला रहे थे। हालांकि उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। मेरा स्वर्ग रहस्य अध्याय हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तुम अकेले ही मेरे स्वर्ग रहस्य अध्याय को नष्ट करना चाहते हो। ये तो मजाक है। ये यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका शरीर सीधे लघु शिवालय में विलीन हो गया, जिससे जियान वुफेन को हाथ हिलाकर शिवालय को वापस लेने का मौका मिल गया। अगले ही पल उसका शरीर एक पल में धुंधला हो गया और तलवार की किरण में बदल गया जो दुनिया के छोर तक पहुंच गई। दाओवादी यूहेंग उसे रोकने के इरादे से आए थे, लेकिन जियान वुफेन पलक झपकते ही गायब हो गए। उनकी गति ने दाओवादी यूहेंग के पीछा करने के विचार को मिटा दिया। जियान वुफेन की ताकत को नजरअंदाज करते हुए भी केवल उनकी गति ही ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला वे कर सकें। जियान वुफेन। दाओवादी यूहेंग का चेहरा उदास था। वह जानता था कि आज की घटनाओं के लिए उसे भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहां तक कि 7 स्टार दाओ पैलेस के महल के स्वामी भी उसे दोषी ठहराएंगे। बेशक एक और व्यक्ति भी था जो दोष से बच नहीं सकता था। उसने मुड़कर एल्डर फेंगेक्सिंग की ओर देखा, जो भय से उछल पड़ा। कपकपी के साथ वह जमीन पर बैठ गया और बोला, महाराज, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले आपसे पूछा था कि क्या कोई यून की मदद करेगा। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि यून अभी जेड लस्टर सिटी आया है और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तो अंत में क्या हुआ? दाओवादी यूहेंग ने एल्डर फेंगशिन को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी कमजोर चूजे को पकड़ रहा हो। एल्डर फेंगशिन का शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अब आप जेड लस्टर सिटी की 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के प्रभारी नहीं हैं। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मेरे साथ 7 स्टार रसातल में लौट आइए। जब दाओवादी यूहेंग ने ये शब्द कहे तो एल्डर फेंगशिन बुरी तरह डर गए। 7 स्टार एबिस 7 स्टार दाओ पैलेस की यातना कोठरियों का नाम था। उन्हें पता था कि उनका अंत निश्चित है। 7 स्टार एबिस में भेजे जाने का मतलब था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दाओवादी यूहेंग उस दिन की घटनाओं की मुख्य जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते थे। इसलिए एक मामूली व्यक्ति होने के नाते उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। यान तियानकोन का दिल कांप उठा जब उसने देखा कि एल्डर फेंगशिन, जो कल तक उच्च पद पर थे और जिनके इशारों पर सब कुछ चलता था, अब दाओवादी यूहेंग द्वारा ले जाए जा रहे हैं। वह जानता था कि एल्डर फेंगशिन के लिए आगे का परिणाम भयावह संभावनाओं से भरा होगा। एल्डर फेंगशिन के लिए अपार शक्ति रखने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति से कैदी बन जाना कितना आसान था। जिस व्यक्ति से लोग डरते और सम्मान करते थे, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब ही उनकी वजह से था। ये यून के खिलाफ एल्डर फेंगशिन अपनी अक्षमता के कारण ही इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। ये यून द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हुए यान तियानकोन का सिर भारी हो गया और उसके पैर लड़खड़ा गए। वह अत्यधिक तनाव में था। ... इसी बीच लगभग 5000 मीटर दूर दिव्य प्रकाश की किरण के आकार का एक छोटा सा शिवालय आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह शिवालय जियान वुफेन का चलता फिरता निवास था। जियान वुफेन जमीन पर बैठकर लघु शिवालय को नियंत्रित करते हुए ध्यान कर रहे थे। ये यून, जियान शियाओशुन और उनके साथियों का शिवालय में कोई काम नहीं था। जियान शियाओशुन ये यून से कुछ ही दूरी पर बैठी थी। वह बिना पलक झपकाए ये यून को टकटकी लगाकर देख रही थी। 15 मिनट तक सबकी निगाहें उन पर टिकी रहीं। आखिरकार खांसी आने पर उन्होंने कहा, मिस शियाओशुन, आप मुझे क्यों देख रही हैं? तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूं? मेरे पूर्वजों से तुम्हारा क्या संबंध है? जियान शियाओशुन को अब यह एहसास होने लगा था कि उसके गुरु द्वारा ये यून को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने का कारण ये बिल्कुल नहीं था कि वह उन पर बहुत आदर करते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये यून उसी वंश से थे जिससे उसके गुरु थे। हो सकता है कि उनके बीच कुछ ऐसे गहरे संबंध भी हो जिनके बारे में उसे जानकारी न हो। ये यून को जियान शियाओशुन के सीधे सवाल मजेदार लगे। उसने कहा, क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से मेरे कुछ गहरे संबंध हैं। उद्धरण चिन्ह। जब ये यून ने ऐसा कहा तो जियान वुफेंग ने अपनी आंखें खोली और ये यून की ओर देखा। वरिष्ठ वुफेंग, मैंने एक बार वरिष्ठ एजोर यांग लॉर्ड की कुछ विरासत प्राप्त की थी। मैंने एक दृश्य डिस्क सरणी में वरिष्ठ एजोर यांग लॉर्ड की तलवार की शक्ति को भी देखा है। ये यून के शब्दों ने जियान वुफेंग के दिल में गहरा आघात पहुंचाया।
एजियोर यांग लॉर्ड, ये सचमुच एजियोर यांग लॉर्ड ही थे। हालांकि जियान वूफेन को पहले से ही यकीन था कि उनका संबंध क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह संबंध कितना गहरा है। उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन अब ये उनसे एजियोर यांग लॉर्ड के बारे में खबर सुनकर भला वह उत्साहित क्यों न होते। एजियोर यांग लॉर्ड को गुजरे करोड़ों साल हो चुके थे। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों को भी यह नहीं पता था कि उनके सेक्ट के संस्थापक पूर्वज एजियोर यांग लॉर्ड थे। इसका कारण ये था कि लंबे समय तक सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी में एजियोर यांग लॉर्ड का नाम वर्जित था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की उत्पत्ति को गुप्त रखा गया था और केवल वर्तमान सेक्ट मास्टर और ग्रैंड एल्डर ही सच्चाई जानते थे। ये सुनकर जियान शियाओशुन भी कुछ हद तक हैरान रह गई। वह जानती थी कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के संस्थापक पूर्वज बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन अब जियान वूफेन की हालत देखकर उसे हल्का सा अंदाजा हो गया कि संस्थापक पूर्वज संभवतः एजियोर यांग लॉर्ड थे। वरिष्ठ वूफेन, वर्षों पहले वरिष्ठ एजियोर यांग लॉर्ड को दूसरों द्वारा चोट पहुंचाई गई थी और उन्होंने निचले लोकों में जाने का विकल्प चुना था। वहां निचले लोकों में उन्होंने शक्तिशाली तलवार शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि वरिष्ठ एजियोर यांग लॉर्ड का साधना स्तर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, फिर भी उनकी तलवार शक्ति यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में उनके ज्ञान से कहीं अधिक थी। और यह नई तलवार शक्ति मैंने भी देखी है। अरे, क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली तलवार की शक्ति है? जियान वूफेन चिंतित हो गया। उसने जीवन भर तलवारबाजी के शिखर को प्राप्त करने के लिए साधना की थी। मूल रूप से एजियोर यांग लॉर्ड की आंशिक रूप से खोई हुई विरासत ने जियान वूफेन के मन में कुछ खेद पैदा किया था। लेकिन अब ये सुनकर कि एजियोर यांग लॉर्ड ने निम्नतम लोक में प्रवेश करने के बाद एक और सफलता प्राप्त की है, भला वह उत्साहित क्यों न होता। वह अच्छी तरह जानता था कि अपने पूरे जीवन में तलवारबाजी के शिखर को देखने का उसके लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन वह और ऊपर चढ़ना चाहता था, जिससे उसे और दूर तक देखने की क्षमता मिल सके। वरिष्ठ वूफेन, मैं एजियोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई अंतिम तलवार की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। दुर्भाग्य से मैं इसके आकर्षण के केवल एक हिस्से की ही नकल कर पाया हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। ये उनकी ये बातें सुनकर जियान वूफेन भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरा। वह तलवार की अपार गहराई को देखने के लिए अपनी दसियों हजारों जीवन अवधि खोने को भी तैयार था। उसने यी को तलवारबाजी का कौशल दिखाने के लिए धन्यवाद का कोई शब्द नहीं कहा। हालांकि यही यून से उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे से तुरंत घुल मिल गए हों। ऐसा लगा जैसे वे अलग अलग उम्र के दोस्त हों, इसलिए धन्यवाद के शब्द कहना व्यर्थ था। ये स्थान आपके प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अब क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट चलते हैं, तब आप मुझे वह प्रहार दिखा सकते हैं जो मेरे ज्ञान का विस्तार करेगा। अध्याय 1087 क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान वूफेन का लघु शिवालय लाखों मील की दूरी तय करने के बाद एक स्थानिक केंद्र में प्रवेश कर गया और उसमें एक स्थानिक विरूपण हुआ। अगले ही पल उनके सामने का दृश्य अत्यंत खुला और स्पष्ट हो गया। उनके सामने बर्फ से ढके पहाड़ों का एक अंतहीन विस्तार था। ये पर्वत श्रृंखलाएं लाखों फीट ऊंची थीं और बादल पहाड़ों की तलहटी में नीचे लटके हुए थे। कुछ विशाल पर्वत चोटियां एक बड़ी झील के चारों ओर एकत्रित थीं। हालांकि यह झील बर्फीली पहाड़ी चोटियों के ऊपर जमी हुई जमीन पर स्थित थी, फिर भी ये जमी नहीं। झील में बर्फ के कमल खिलते थे और उनमें से प्रत्येक हजारों वर्षों तक जीवित रहता था। दूर से देखने पर वे झील की सतह पर बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखते थे। यह एक बेहद खूबसूरत नजारा था। इस झील का नाम स्नोवी माउंटेन क्लैरिटी पूल है। यह मेरे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का प्रवेश द्वार है। मेरे सेक्ट का नाम भी इसी झील के कारण पड़ा है, जियान वूफेंग ने पैगोडा को अंतरिक्ष में फिर से संचालित करते हुए कहा। झील के ऊपर क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। यह एक स्वतंत्र छोटा सा संसार था। एक और क्षणिक दृश्य परिवर्तन हुआ। झील तो वहीं थी, लेकिन आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर जमी बर्फ गायब हो गई थी और उसकी जगह अनगिनत आलीशान इमारतें खड़ी थीं। इमारतों के बीच जटिल वृक्ष और फूल फैले हुए थे। ये किसी नश्वर स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। ये यून ने दूर से ही आलीशान परिसर का मुख्य द्वार देखा। उस पर लगी पट्टिका पर 2 शब्द लिखे थे, स्पष्टता का कुंड, जो बड़ी कलात्मकता से लिखे गए थे। अक्षरों में तलवार की शक्ति झलक रही थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल जोर से धड़कने लगता था। जियान वूफेन का लघु शिवालय उड़कर मुख्य द्वार तक पहुंचा और अंत में एक चौक में जा गिरा। चौक का घेरा लगभग 5 किलोमीटर था। इसके बीचों बीच एक विशालकाय कड़ाहा बना हुआ था, जिससे ये काफी प्रभावशाली दिखता था। ये यून ने इस अजीब जगह पर उसके अचानक प्रकट होने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जी शुयान कुछ खोया हुआ सा महसूस कर रही थी। वे जेड लस्टर सिटी से कम करोड़ों मील की दूरी तय कर चुके थे। सुश्री शुयान, हमें परिस्थितियों के अनुसार ही चलना चाहिए। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में आना एक तात्कालिक उपाय है। जहां तक जेड लस्टर सिटी की बात है, मैं आपको एक दिन वापस ले आऊंगा। ये यून ने गंभीरता से कहा। वह उनके विचारों को समझ गया था। जी शुयान को जाहिर तौर पर ये यून के वादे पर कोई संदेह नहीं था। दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी के बारे में मुझे बहुत खेद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंततः मैं आप पर विपत्ति लाऊंगा। ये यून जानता था कि जल्दबाजी में प्रस्थान करने के कारण वे दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। पीछे छूटे हुए लोग स्वाभाविक रूप से गंभीर खतरे में थे। जी शुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, युवा स्वामी जी, कृपया ऐसा न कहें। युवा स्वामी जी के बिना न केवल दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी खतरे में पड़ जाती, बल्कि मेरा व्यक्तिगत परिणाम भी विनाशकारी होता। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, हमारे अचानक चले जाने से 7 स्टार दाव पैलेस नाराज हो सकता है, उसने आगे कहा, लेकिन वे डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी जैसे छोटे गुट पर ध्यान नहीं देंगे।
शायद 7 स्टार ऑक्शन कंपनी और यान तियानकोन ही डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी से बदला लेने की कोशिश करेंगे। मेरे निवास में प्रवेश करने से पहले मैंने चुपके से एक वॉइस ट्रांसमिशन जेड स्लिप को कुचल दिया। मैंने अपने कैडरों को गुप्त रास्तों से जेड लस्टर सिटी से भागने का निर्देश दिया है। बाकी लोगों को मैंने हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की अनुमति दी है। उनकी जान बख्श दी जाएगी। ये यून ने जी शुयान को एक ध्वनि संचारित करने वाली जेड पर्ची को कुचलते हुए देखा था। उसने पहले से ही एक गुप्त मार्ग छोड़ दिया था और इतने महत्वपूर्ण क्षण में आदेश दिया था। ये सब उसकी गहन सोच विचार को दर्शाता है। जब तक जीवन सुरक्षित है बाकी सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। धन दौलत भले ही खो जाए लेकिन उसे फिर से प्राप्त करना संभव है। ... संप्रदाय का गुरु वापस आ गया है। जैसे ही जियान वुफेंग जमीन पर उतरा, क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के बड़ी संख्या में लोग उसका स्वागत करने के लिए आ गए। पंथ के गुरु मार्शल अंकल, लाल कमीज पहने एक युवक मुस्कुराते हुए आगे आया। वह कुछ खास था क्योंकि उसने अपनी पीठ के पीछे 2 तलवारें टांग रखी थीं। ये यून को इस बात पर कुछ हैरानी हुई कि वह व्यक्ति 2 तलवारें एक साथ चला रहा था। एजोर यांग लॉर्ड एक ही तलवार का इस्तेमाल करते थे और 2 तलवारों का इस्तेमाल करना एक तलवार के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा कठिन था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को एजोर यांग लॉर्ड की पूरी विरासत नहीं मिली थी, फिर भी लाल कमीज पहने उस युवक ने कहीं ज्यादा कठिन दोहरी तलवारबाजी को चुना। इससे स्पष्ट था कि वह आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति थे। जूनियर सिस्टर शियाओशुन, आपका फिर से स्वागत है। लाल कमीज पहने युवक ने जियान वुफेन को प्रणाम करने के बाद जियान शियाओशुन की ओर मुड़कर धीरे से कहा। ठीक उसके बाद उसने देखा कि यून जियान शियाओशुन के पीछे खड़ी है। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, यह क्या है? क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट एक आंशिक रूप से एकांतप्रिय संप्रदाय था। संप्रदाय का स्थान गुप्त रखा गया था और इसे किसी को भी लीक नहीं किया जाना था। जहां तक संप्रदाय के शिष्यों की बात है, उन्हें क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड संप्रदाय में बाहरी लोगों को लाने की अनुमति नहीं थी। अब जियान वुफेन को बाहरी लोगों को वापस लाते देख लाल कमीज पहने युवक अचंभित रह गया। यह व्यक्ति जियान वुफेन का शिष्य तो हो ही नहीं सकता, है ना? उनके क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में शिष्यों की संख्या हमेशा से कम रही है क्योंकि शिष्यों को स्वीकार करने के उनके मानदंड अत्यंत कठोर थे। जियान वुफेन ने जियान शियाओशुन को अपना इकलौता शिष्य बनाया था। लाल कमीज पहने युवक ग्रैंड एल्डर का निजी शिष्य था। लाल कमीज पहने युवक और जियान शियाओशुन को क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जा सकता है। हालांकि जियान वुफेंग ने उसके सवाल को अनसुना कर सीधे कहा, आदेश का पालन करो। प्रवेश द्वार को सील करो और गुप्त घेरा बनाओ। मेरी अनुमति के बिना क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से कोई भी बाहर या अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा सभी पूरी तरह सतर्क रहें और युद्ध के लिए प्रथम श्रेणी की तैयारी करें। जैसे ही जियान वुफेंग ने आदेश दिया, उसका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे कई लोग अवाक रह गए। युद्ध की प्रारंभिक तैयारी। उस अवस्था में सभी शिष्यों को एकांत साधना में नहीं जाना था और उन्हें निरंतर सतर्क रहना था। इसके अलावा जब रक्षात्मक संरचनाएं पूरी तरह से सक्रिय थी तो एक दिन में नष्ट होने वाले विश्व पत्थरों की संख्या खगोलीय थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट ने शायद हजारों वर्षों से युद्ध की प्रथम श्रेणी की तैयारियों में कोई कदम नहीं रखा था। प्रवेश द्वार को सील करना भी जरूरी था ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। आखिर चल क्या रहा था? क्या कोई दुर्जय शत्रु हमला करने वाला था? फेंगहोंग, तुम अभी तक इतने असमंजस में क्यों हो? जल्दी से आदेश भेजो, जियान वुफेंग ने लाल कमीज पहने युवक पर चिल्लाते हुए कहा। जियान फेंगहोंग को ये उनके बारे में कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसने जल्दी से आदेश भेज दिया। जल्द ही क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में अत्यधिक तनाव का माहौल छा गया। बड़ी संख्या में लोग अपने साधना स्थलों से बाहर आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई दुर्जय शत्रु निकट आ रहा है। आदेश पारित होने के बाद जियान फेंगहोंग अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसने पूछा, पंथ के गुरु मार्शल अंकल, क्या बात है? क्या कोई हम पर हमला कर रहा है? दुश्मन कौन है? ये तो पता नहीं कि वे हम पर हमला करेंगे या नहीं, लेकिन दुश्मन 7 स्टार दाव पैलेस है, जियान वुफेंग ने हल्के अंदाज में कहा। लेकिन जब जियान फेंगहोंग ने ये सुना तो उसे काफी झटका लगा। क्या 7 स्टार दाव पैलेस? 7 स्टार दाव पैलेस सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी में एक अत्यंत शक्तिशाली गुट था। इसके साथ उच्च राजदूतों में से कोई भी जियान वुफेंग का मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा वहां अथाह महल स्वामी और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यदि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट 7 स्टार दाव पैलेस से लड़ता तो जीत की कोई संभावना नहीं होती। जूनियर ब्रदर वुफेंग, आपने क्या कहा? क्या आपने 7 स्टार दाव पैलेस को नाराज कर दिया? उसी क्षण एक गर्जना सुनाई दी और हवा के साथ एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी पास आता हुआ दिखाई दिया। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसका शरीर मोटा ताजा लग रहा था। फिर भी वह अबाबिल की तरह फुर्तीला था। कुछ ही कदमों में उसने हजारों फीट की दूरी तय कर ली और जियान वुफेंग के सामने आ पहुंचा। यह व्यक्ति जियान फेंगहोंग का गुरु था जो क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में हमेशा 2 लोग सत्ता में रहते थे। दोनों आपस में विचार विमर्श करते और ऐसे निर्णय लेते जिससे कई गलतियों से बचा जा सके, लेकिन साथ ही इससे सत्ता के लिए उनके बीच होने वाली खींचतान भी नहीं रुकती थी। इसके पीछे कारण थे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जियान वुफेंग ने सिर हिलाया। 7 स्टार दाव पैलेस को नाराज करना वाकई एक मुश्किल काम था। अध्याय 1088 स्पष्टता कुंड पैतृक तलवार। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। इसके पीछे कोई कारण था। जियान वुफेंग की व्याख्या सुनकर लाल कमीजधारी व्यक्ति चिढ़ गया। कारण चाहे जो भी हो, हमें 7 स्टार दाव पैलेस को कभी भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए था। मैंने तुम्हें बाहर रहते समय सहिष्णु रहने की बार बार चेतावनी दी है। लाल कमीज पहने मोटे आदमी का नाम जियान बुई था। वह जियान वुफेंग से काफी बड़ा था और जियान वुफेंग द्वारा खड़ी की गई परेशानी से काफी असंतुष्ट था। वह जियान वुफेंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था।
वह सीधा साधा और जिद्दी स्वभाव का था, जिसकी वजह से दूसरों को नाराज करना उसके लिए आसान था। उसी क्षण यी यून ने पहल करते हुए आगे बढ़कर कहा, वरिष्ठ वू फेंग ने मेरी वजह से 7 स्टार दाव पैलेस के साथ लड़ाई की थी। आप? जियान बुई ने यी यून को देखा और अवाक रह गई। ये बदमाश कौन था? मैं यी यून हूँ। आखिरकार यी यून का सामना क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों से हो रहा था। चूंकि जियान वूफेंग ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के प्रति काफी सम्मानजनक था। जियान बुई कुछ अवाक रह गया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि युवक का नाम यी यून है या इरयून। उसे सबसे ज्यादा चिंता 7 स्टार दाव पैलेस के साथ होने वाली भारी मुसीबत की थी। वरिष्ठ भाई, मैंने अपने युवा मित्र यी यून की रक्षा इसलिए की क्योंकि वह हमारे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के ही वंश से आता है। अरे, एक ही वंश के? जियान बुई और भी ज्यादा हैरान हो गई। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की कोई शाखा ही नहीं थी, तो वे एक ही वंश के कैसे हो सकते हैं? जियान वूफेंग ने आगे कहा, हमारे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को संस्थापक पूर्वज की विरासत मिली है, जिसकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे युवा मित्र यी यून को भी संस्थापक पूर्वज की विरासत मिली है। इसके अलावा वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली हैं। संस्थापक पूर्वज के स्वॉर्ड दाव की उनकी समझ पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी है। हमारे वंश के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मैं सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी के हर सेक्ट को नाराज करने को तैयार हूँ। 7 स्टार दाव पैलेस की तो बात ही छोड़िए। ये सुनकर क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य अचंभित रह गए। क्या यी यून को संस्थापक पूर्वज की विरासत मिली थी? हालांकि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य एजोर यांग लॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वे ये जानते थे कि क्लैरिटी पूल के संस्थापक पूर्वज एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी तलवारबाजी की कला पूर्णता के शिखर पर थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को उनकी कला का लगभग 80% विरासत में मिला था, लगभग 20% अधूरा था। हालांकि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के प्रत्येक भावी शिष्यों ने इसमें योगदान दिया, जिससे उन्हें एक अद्वितीय तलवारबाजी की कला विकसित करने का अवसर मिला। शक्ति के लिहाज से क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी के शीर्ष गुटों में नहीं गिना जाता था। हालांकि तलवारबाजी की परंपरा और तलवार चलाने की कला में महारत के मामले में क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट हमेशा खुद को किसी से कम नहीं समझता था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को तलवार पर गर्व था। अब जियान वूफेंग ने दावा किया कि इस यी यून को संस्थापक पूर्वज की विरासत मिली है। तलवारबाजी के प्रति उसकी समझ पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी है। लाल कमीज पहने मोटे व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से इस बात से असहमति जताई। जियान वूफेंग ने आगे कहा, हमारे युवा मित्र यी यून ने तलवार दाव के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का वादा किया है। मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्य इसे देखें। यी यून इसके लिए सहमत हो गए हैं। वे तलवार दाव का कई बार प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जहां तक किसी के समझने की बात है, यह उन पर निर्भर करेगा। जियान वूफेंग के ये शब्द क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के विभिन्न शिष्यों को कहे गए थे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, वहां मौजूद भीड़ कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। वे जियान वूफेंग के इस दावे को नजरअंदाज कर सकते थे कि यी यून की तलवारबाजी की कला पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि चूंकि यी यून एक कनिष्ठ शिष्य था, इसलिए उसका मतलब था कि उसकी तलवारबाजी की कला केवल कनिष्ठ शिष्यों के बीच ही उत्कृष्ट थी। लेकिन अब जियान वूफेंग चाहता था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्य यी यून की तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन देखें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी समझ उन पर ही निर्भर करती है, मानो वे इसे समझ ही न सके। क्या यह उनके लिए अपमानजनक नहीं था? क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के कई लोग सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी के शीर्ष 10 तलवारबाजों में से एक बनने का सपना देखते थे। जहां तक प्रथम स्थान का लक्ष्य न रखने की बात है, तो इसका कारण ये था कि दुनिया में जियान फेगोग और जियान शियाओशुन जैसे असाधारण योद्धा मौजूद थे। उनके लिए उन दोनों को पीछे छोड़ना असंभव था। जियान बुई ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि जियान वूफेंग के मानदंड बहुत ऊंचे थे। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि युवक में कुछ काबिलियत थी। तुम कितने वर्षों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हो? जियान बुई ने पूछा। लगभग 60 साल, यी यून ने उत्तर दिया। ओह! जियान बुई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इतना कम समय तो बहुत ही कम था। यी यून चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, समय की पाबंदी में वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। जियान वूफेंग क्या सोच रहा था? 60 साल? मैंने तो तलवारबाजी का अभ्यास इससे 6 गुना अधिक समय तक कर लिया है। कुछ ही दूरी पर क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का एक शिष्य धीरे से बड़बड़ा रहा था। वह 360 वर्षों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। फिर भी उसे अंततः यी यून से सीखना पड़ा। हालांकि चूंकि यह सेक्ट मास्टर के शब्द थे, इसलिए वह खुलकर जवाब नहीं दे सकता था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के कई शिष्यों ने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। जियान फेगो की बात करें तो उन्होंने 400 वर्षों तक साधना की थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्यों में जियान फेगो की ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन जब तलवारबाजी के मामले में बात आती थी तो वह एक सामान्य अड्डे के बराबर थे। जियान शियाओशुन ने अपने सभी साथियों को हरा दिया था, लेकिन जियान फेगो के खिलाफ वह केवल उससे सीख सकती थी। जियान फेगो को जियान शियाओशुन हमेशा से पसंद थी। बेशक वह धैर्यपूर्वक जियान शियाओशुन के साथ अभ्यास कर सकता था, लेकिन यी यून कौन था? जियान फेगो यी यून से सीखने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? आदेश का पालन करें। रक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो जाने के बाद सभी शिष्यों को उपस्थिति तलवार मंच पर जाना है। जियान वूफेंग अपनी बात का पक्का था। जियान बुई ने खंडन नहीं किया, क्योंकि वह यी यून की क्षमता देखना चाहता था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म अटेंडेंस स्वॉर्ड पीक के शिखर पर स्थित था। सेक्ट ने स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए जगह बनाई थी। यह एक विशाल पत्थर की चट्टान थी। इसका रंग बिल्कुल सफेद था और ये दर्पण की तरह चिकनी थी। इसके पास जाने पर इसमें प्रतिबिंब दिखाई देते थे। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के कई शिष्य वहां इकट्ठा होने लगे। उन सभी ने सुना था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर जियान वूफेंग ने एक कनिष्ठ शिष्य को बचाने के लिए 7 स्टार दाव पैलेस को नाराज कर दिया था।
और वह कनिष्ठ शिष्य अब अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने वाला था। जैसे जैसे यी यून ने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के और अधिक शिष्यों को इकट्ठा होते देखा, उसने मन ही मन सोचा कि उसने इतने लोगों की उम्मीद नहीं की थी। इसका कारण ये था कि जियान वुफेंग क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह चाहता था कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिले। यी यून को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य एजोर यांग लॉर्ड द्वारा सीखी गई बातों को उनके वंशजों तक पहुंचाना था। जितने अधिक लोग होंगे, उनका योगदान उतना ही बेहतर होगा। रुको, मेरे पास एक तलवार है, देखते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। जियान वुफेंग ने एक लंबा लकड़ी का बक्सा निकालते हुए कहा। यह एक अलंकृत लकड़ी का बक्सा था जो कुछ पुराना लग रहा था। जब जियान वुफेंग ने लकड़ी का बक्सा खोला तो उसमें नीले रंग के रेशम में लिपटी एक तलवार दिखाई दी। इस तलवार को देखते ही जियान बुई की आंखों में चमक आ गई। स्पष्टता पूल पैतृक तलवार। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड की उत्पत्ति रहस्यमय थी। इसे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट ने 10 मिलियन वर्ष पूर्व एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त किया था। यह तलवार अत्यंत विशेष थी और क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की आधारशिला तलवार थी। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड के पिछले धारक ने इसे जियान वुफेंग को सौंप दिया था। इससे जियान बुई थोड़ा असहज हो गया क्योंकि वह सबसे बड़ा शिष्य था, लेकिन उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसका कारण ये था कि क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड जियान वुफेंग के हाथों में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड अलग अलग लोगों के हाथों में बिल्कुल अलग तरह से काम करती थी। इसमें एक आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। जिन लोगों को इस तलवार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता था, उन्हें ऐसा लगता था मानो वे किसी कठोर वस्तु को पकड़े हुए हैं। लेकिन जब इसे वह व्यक्ति धारण करता था जिसे इसका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका होता था, तो यह एक अद्वितीय दिव्य तलवार बन जाती थी। यह आकाश को चीर सकती थी और लगभग सर्वशक्तिमान थी। अध्याय 1089 तलवार मूल्यांकन सरणी। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ये क्लैरिटी पूल की पैतृक तलवार है। ये सचमुच क्लैरिटी पूल की पैतृक तलवार है। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का एक अनमोल खजाना था। यह आमतौर पर सेक्ट मास्टर या ग्रैंड एल्डर के पास रहता था, इसलिए आम शिष्यों को इसे देखने का मौका नहीं मिलता था। केवल जियान शियाओशुंग और जियान फेगोंग जैसे खास शिष्यों को ही इसे देखने का अवसर मिलता था। कभी कभी वे इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। जियान फेगोंग और जियान शियाओशुंग को क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड चलाने का मौका दिया गया था। जियान फेगोंग ने तलवार चलाते समय कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। इस मामले में वह अपने गुरु जियान बुई के समान थे। हालांकि जियान शियाओशुंग अलग थी। जियान वुफेंग द्वारा इतनी कम उम्र में जियान शियाओशुंग को इतना सम्मान देने का मुख्य कारण ये था कि क्लैरिटी पूल पैतृक तलवार उसके हाथों में जियान वुफेंग की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। इससे जियान बुई कुछ हद तक नाराज हो गया। वह और उसका शिष्य जियान वुफेंग और उसके शिष्य से पूरी तरह से हीन थे। इसका मतलब यह था कि क्लैरिटी पूल पैतृक तलवार अगली पीढ़ी में जियान शियाओशुंग को सौंपी जाएगी। बेशक जियान बुई भले ही नाखुश था, फिर भी उसने स्थिति की व्यापकता को समझा। उसने क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड की खोज में कोई अतिवादी कदम नहीं उठाया। ये यून, मैं तुम्हें तलवारबाजी के प्रदर्शन के लिए ये क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल तलवार उधार देता हूँ। इसमें अपार शक्ति समाहित है। जो तलवारबाजी में निपुण नहीं है, वे इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही जियान वुफेंग ने यह कहा, उसके हाथ में मौजूद क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड हवा में उछली और ये यून की ओर चल पड़ी। ये यून ने तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ लिया। तलवार हाथ में आते ही ये यून ने एक अवर्णनीय ऊर्जा का अनुभव किया जो असीम प्रतीत होती थी। निस्संदेह यह एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार थी, लेकिन ये यून को हल्का सा आभास हुआ कि इसमें कुछ कमी थी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार को कभी भारी क्षति पहुंची हो। ये तलवार, ये यून ने कुछ देर सोचा। उसे हल्का सा आभास हुआ कि तलवार की उत्पत्ति असाधारण है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ये यून ने क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ते हुए अपने भीतर तलवार की शक्ति का प्रवाह महसूस किया। ये यून अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में एक तलवार मूल्यांकन सरणी है। इसे मेरे संप्रदाय ने एक प्राचीन खंडहर में खोजा था और कई पीढ़ियों से सरणी मास्टर्स द्वारा मरम्मत के बाद यह अब एक जटिल सरणी बन गई है। तलवार मूल्यांकन सरणी का उपयोग एक व्यक्ति या कई व्यक्ति कर सकते हैं। ये परीक्षक या सरणी के मेजबान की तलवार की भावना और नियमों को तलवार अवतार पर पूरी तरह से प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है। तलवार अवतारों के साथ युद्ध करने से सबसे पहले ये सुनिश्चित होता है कि सरणी की समान ऊर्जा के कारण अवतार समान शक्ति के हों। इसलिए ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। दूसरे, ये बिना किसी चोट के डर के तलवार दाव के सबसे तीक्ष्ण रूप का उपयोग करने की अनुमति देता है। जियान वुफेंग ने अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म का परिचय दिया। अगर ये यून सिर्फ अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता तो उसकी पूरी शक्ति को बाहर निकालना असंभव होता। एक प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। तो तलवार मूल्यांकन सरणी के अध्यक्ष की भूमिका के लिए जैसे ही जियान वुफेंग तलवार सरणी की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति पर विचार कर रहे थे, जियान फेगोंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, पंथ के गुरु मार्शल अंकल, मैं सरणी की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हूँ। ओह! जियान वुफेंग ने जियान फेगोंग की ओर देखा। तलवार आकलन सरणी की शक्ति पूरी तरह से मुख्य व्यक्ति के तलवार विद्या और नियम संबंधी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती थी। इसका व्यक्ति के साधना स्तर से बहुत कम संबंध था। जियान फेगोंग लगभग 4 शताब्दियों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तलवारबाजी में उनकी निपुणता काफी अच्छी मानी जाती थी और वास्तव में इसी कारण वे एक उपयुक्त मेजबान थे। ठीक है, जियान वुफेंग ने सहमति जताई। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और उपस्थिति तलवार मंच की सीमा के साथ साथ 2 9 सितारा तलवार मंच प्रकट हुए। वे शिलालेखों से भरे हुए थे और उनके चारों ओर 9 तलवारें जड़ी हुई थीं। जियान फेगोंग ने 9 सितारा तलवार के चबूतरे को देखा और फिर ही यून की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
किसी को भी ईर्ष्या महसूस हो सकती है। जियान फेइगोंग कोई नीच चरित्र का व्यक्ति नहीं था, लेकिन संप्रदाय के गुरु द्वारा अपने से छोटे व्यक्ति की प्रशंसा करना, और वह भी अपनी प्रिय बहन के सामने, उसके लिए स्वाभाविक था कि उसे असहज महसूस हो। आखिर वह कोई संत तो था नहीं। अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म उसके लिए यी यून को कुछ हद तक नीचा दिखाने का एक सही मौका था। जियान फेइगोंग ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और 9 सितारा तलवार के चबूतरे पर खड़े हो गए। उन्होंने यी यून की ओर देखकर कहा, ऊपर आ जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझे धमकाने के लिए दोष मत देना। चून की संप्रदाय के गुरु मार्शल अंकल तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ क्षमता तो होनी ही चाहिए। मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, मुझे तलवार के चबूतरे की जरूरत नहीं है, यी यून ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसके इस जवाब पर जियान फेइगोंग की भौहें तन गईं। क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से लड़ने की अधिक आदत है? यी यून ने ये कहते हुए सीधे अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। क्या आप व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं? जियान फेइगोंग ने माथे पर शिकन डाली। योद्धाओं के बीच युद्ध में जब तक शक्ति का अंतर बहुत अधिक न हो, जैसे कि यी यून और जियान शियाओशुन के बीच, तलवारबाजी के कौशल से ही परिणाम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यदि अंतर अधिक न हो तो जीत का फैसला चोटों के कारण भी हो सकता है। जियान फेइगोंग तलवार अवतार का उपयोग कर रहा था जबकि यी यून स्वयं युद्ध कर रहा था। जियान फेइगोंग के हारने पर भी उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन यी यून के लिए स्थिति अलग थी। यदि उसे तलवार की किरणों से चोट लगती तो वह लगभग आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ा रह सकता था। मैं आपसे आमने सामने की लड़ाई के लिए सहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी साधना का स्तर आपसे कहीं अधिक है और मेरी नींव भी गहरी है। आमने सामने की लड़ाई में मेरे लिए अपनी साधना के स्तर को आपके स्तर के बराबर लाना मुश्किल है। इसलिए मैं तलवार अवतार के साथ ही लड़ूंगा ताकि मेरी साधना का स्तर आपके स्तर के बराबर हो जाए। तब यह बिल्कुल निष्पक्ष होगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यदि आप बुरी तरह घायल हो जाते हैं तो मुझे दोष मत देना। यी यून की बेपरवाह प्रतिक्रिया से जियान फेइगोंग नाराज हो गया। वह यी यून को थोड़ा परेशान करने की योजना बना रहा था। फिर एक सफेद रोशनी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जियान फेइगोंग की आकृति उसमें विलीन हो गई। उसी समय यी यून के आसपास का वातावरण, जहां क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य मात्र कुछ 100 फीट की दूरी पर थे, अचानक बहुत दूर चला गया। उनकी आकृतियां चावल के दानों के आकार की प्रतीत होने लगी। यहां तक कि अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के सामने खड़ी चिकनी चट्टान भी वैसी ही हो गई। पल भर में यी यून एक विशाल खाली स्थान में पहुंच गया और इस विशाल खाली उपस्थिति तलवार मंच पर एक आकृति प्रकट हुई। यह तलवार की ऊर्जा से निर्मित एक अवतार जियान फेइगोंग थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्यों ने यह दृश्य देखा। जियान फेइगोंग तलवारबाजी की अध्यक्षता कर रहे थे और वे इसका महत्व भलीभांति जानते थे। जियान फेइगोंग आखिरकार उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थे। वे कई बार परीक्षक रह चुके थे और उनके सख्त स्वभाव के कारण कई लोगों को अटेंडेंस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। केवल जियान शियाओशुन को ही उनके सामने विशेष सम्मान प्राप्त था। तुम्हारी तलवार चलाने की मुद्रा कहाँ है? मैं हमला करने ही वाला हूँ। जियान फेइगोंग ने हमला करने से पहले जानबूझकर यी यून को चेतावनी दी। उसे अपने आप पर काफी भरोसा था। यी यून का कोई निश्चित रुख नहीं था। योद्धाओं के बीच मुकाबले में तैयारी आवश्यक होती है, जिससे युद्ध के लिए सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त की जा सके। कभी कभी केवल तैयारी ही जीत का फैसला कर देती है। यी यून ने कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसके हमले तैयारी करने की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थे। मैं तैयारी करूं या न करूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट के अभ्यास के अपने वर्षों में मैंने शायद ही कभी अपने बराबर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की हो, तो मुझे अपने स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है? यी यून ने दशकों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और इस दौरान उन्होंने अपने से कहीं अधिक उच्च स्तर के शत्रुओं के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। ऐसे में अपने समकक्ष से लड़ने का यह एक दुर्लभ अवसर था। बेशक उनके समकालीनों में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें यी यून का मुकाबला करने वाला माना जा सकता था। अध्याय 1090 सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान फेइगोंग के शब्द पहले से ही काफी आत्मविश्वासपूर्ण थे, लेकिन यी यून के शब्द न केवल आत्मविश्वासपूर्ण थे बल्कि वे अहंकार की हद तक पहुंच गए थे। हालांकि किसी को भी ये नहीं लगा कि यी यून अपने घमंडी शब्दों से भी शेखी बघार रहा था। कई प्रतिभाशाली लोगों के विकास में यह आम बात थी कि वे अपने साथियों के बीच अजेय होते थे। लोगों ने यी यून की इस बात पर विश्वास किया कि वह अपने स्तर के लोगों से शायद ही कभी लड़ता है। हालांकि यी यून एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जियान फेइगोंग भी उतने ही प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा जियान फेइगोंग बचपन से ही क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अपने विकास के दौरान उन्होंने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की युवा पीढ़ी के साथ अभ्यास किया और उनकी शक्ति असाधारण थी। इसके अलावा जियान फेइगोंग केवल अपनी साधना का स्तर ही उनके स्तर तक कम कर रहा था। उसकी तलवार साधना और नियम संबंधी अंतर्दृष्टि पहले जैसी ही थी। यदि जियान वुफेंग ने यी यून की तलवार साधना में अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा न की होती, तो जियान फेइगोंग 4 शताब्दियों की तलवार साधना का उपयोग करके यी यून के विरुद्ध इस तरह का दादागिरी भरा व्यवहार करने के बारे में सोचता भी नहीं। बहुत अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप इस हमले को झेल सकते हैं। जियान फेइगोंग का शरीर तेजी से प्रकट हुआ और वह हाथों में तलवारें लिए हुए आगे बढ़ा। उसके हाथों में पकड़ी तलवारों में तीव्र तलवार शक्ति का भाव व्याप्त था। जियान शियाओशुन की तुलना में उसकी तलवार शक्ति कहीं अधिक भयावह थी, यहां तक कि वह तलवारों की पंक्ति से भी प्रतिध्वनित हो रही थी। बस तलवारों का समूह कांप उठा। जब जियान फेइगोंग की तलवार शक्ति अपने चरम पर पहुंची तो तलवार की किरण अचानक एक शरद ऋतु की जलधारा में बदल गई जो अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर वह प्रकाश के एक आवरण में परिवर्तित हो गई। तलवार की हर किरण यी यून पर केंद्रित हो गई, जिससे उसकी सारी ऊर्जा गतिविधि अवरुद्ध हो गई। कठोर नर्म अवधारणा, जल के नियम।
ये यून लड़खड़ा गया। तलवार की शक्ति का चरम पर पहुंचना और कठोर से कोमल अवस्था में परिवर्तन होना शरद ऋतु की धारा में उठने वाली लहरों की तरह तलवार की लहरों के गुच्छे उत्पन्न कर रहा था। ये यून के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता था। जैसा कि कहावत है, चरम सीमा पर पहुंचने के बाद चीजें हमेशा उलझ जाती हैं। एक अकेला नियम सीमा तक नहीं पहुंच सकता था और केवल द्वैत के नियम ही पूरकता की अनुमति देते थे, जिसके परिणामस्वरूप महान मूल सिद्धांतों की समझ प्राप्त होती थी। जियान फेगो की हार्ड सॉफ्ट अवधारणा ने वही काम किया जो यून ने किया था, लेकिन एक अलग तरीके से। ये वाकई असाधारण था। एजोर यांग लॉर्ड द्वारा क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के लिए छोड़ी गई स्वॉर्ड दाव की विरासत अपूर्ण थी। कई लोगों ने स्वॉर्ड दाव में अपनी अंतर्दृष्टि जोड़ी थी। इनमें से कुछ समझ आश्चर्यजनक थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के सबसे वरिष्ठ शिष्य होने के नाते जियान फेगोंग में स्वाभाविक रूप से एक असाधारण गुण था, मजबूत लोहे की तरह मजबूत और कोमल उंगलियों से घायल। सीनियर ब्रदर फेगोंग अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जियान फेगोंग के हमले को देखकर कई शिष्य व्याकुल हो गए। उनमें से कई चरम सीमा पर पहुंचने के बाद चीजों के उलझ जाने की अवधारणा को समझते थे, लेकिन दो पूरी तरह से विपरीत नियमों को आपस में मिलाना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। यहां तक कि जियान शियाओशुन भी अभी तक ये कारनामा नहीं कर पाई थी। हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तरह के वार से उसका प्रहार आसमान को चीरता हुआ सीधे यून की भौहों के बीचों बीच जा लगा। हालांकि यून ने तुरंत अपनी तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उसने क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को पकड़ा और चिंतनशील भाव से जियान फेगोंग के हमले को देखा। तलवार के कठोर और कोमल दोनों गुणों के कारण यही उनके आदर्शों के अनुरूप थी, जिसके बारे में यून ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तलवार का ये प्रदर्शन यून द्वारा क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों को अपनी तलवारबाजी की कला दिखाने के लिए था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जियान फेगोंग के हमले से उसे प्रेरणा मिलेगी। यून क्या कर रहा है? वह अपनी तलवार क्यों नहीं निकाल रहा है? लोग यून के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि यून कठोर और नर्म दोनों तरह की रणनीति का मुकाबला कर पाएगा। फिर भी जियान वूफेंग उसे एक प्रतिभाशाली छात्र मानता था। उसकी प्रतिभा का अंततः कुछ न कुछ परिणाम तो निकलना ही था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह बेवजह डरा हुआ हो, है ना? अगर उसने अभी अपनी तलवार नहीं निकाली तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समय नहीं है। अरे रुकिए, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समय धीमा हो गया हो? जियान फेगोंग का वार यून की भौहों के बीचों बीच लगने ही वाला था कि सब लोग बड़ी उत्सुकता से उसे देखते रह गए। हालांकि कम दूरी होने के बावजूद वह वार मानो सदियों तक हवा में उड़ता रहा। वह यून तक कभी नहीं पहुंच पाया। यून समय की धारा में मौन चिंतन करता रहा। कुछ समय बाद उसने अचानक प्रहार किया। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद उल्टी दिशा में जाना, कठोर और कोमल का दोहरा पूरक। चूंकि आपके प्रहार में कठोर और कोमल का मिश्रण है, तो चलिए इसे आजमाते हैं। गुंजन। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड से एक स्पष्ट गूंज निकली जो किसी बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी और सीधे आकाश में गूंज उठी। बस इसी बात से जियान वूफेंग की आंखें चमक उठी। यून ने क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को उत्तेजित किया। केवल इसे निकालने मात्र से ही यून ने इतनी शक्ति उत्पन्न कर दी कि वह जियान शियाओशुन की क्षमता से कहीं अधिक थी। तलवारबाजी की कला में माहिर व्यक्ति इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। और जैसे ही यून ने तलवार निकाली, उसके आसपास का वातावरण अचानक अस्त व्यस्त हो गया। उसने तलवार चलाई और ऐसा लगा मानो प्राचीन अतीत का शून्य दूर भविष्य पर प्रहार कर रहा हो। यून के इस प्रहार से कई लोग घुटन महसूस करने लगे। अंतरिक्ष समय के नियम। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य यून के प्रहार की भयावहता को महसूस कर सकते थे। जियान वूफेंग, जियान बुई और क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी इस प्रहार को देखकर बेहद विचलित हो गए थे। जियान फेगोंग की तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली थी क्योंकि उन्होंने नीले यांग लॉर्ड की विरासत में कठोर और कोमल दो विपरीत अवधारणाओं को एक साथ समाहित कर दिया था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे तलवारबाजी के कई प्रतिभाशाली गुरु भी हासिल नहीं कर सके थे। हालांकि जियान फेगोंग और यून के बीच संक्षिप्त झड़प में यून ने न केवल वह उपलब्धि हासिल की, बल्कि उसके प्रहार ने दो पूरी तरह से विपरीत अवधारणाओं को भी मिला दिया जो एक दूसरे के पूरक थे, जिसके परिणामस्वरूप एक अविनाशी लचीलापन उत्पन्न हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि जियान फेगोंग की अंतर्दृष्टि कठोर नर्म थी, जिसे लघु दाव माना जा सकता है। ये पंचतत्व दाव और सृष्टिकर्ता दाव से भी नीचे थी। इस बीच यून को अंतरिक्ष समय के महान दाव के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय अंतरिक्ष समय के साथ यिन यांग का भी जन्म हुआ। पांच तत्व और सृष्टिकर्ता तत्व बाद में अस्तित्व में आए। ये ऐसी चीजें थीं जिनकी तुलना कठोर नर्म की अवधारणा से नहीं की जा सकती थी। क्या यून ने विपरीत स्पेस टाइम ग्रेड दाव को एजोर यांग लॉर्ड की तलवार की चालों में समाहित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इससे पहले इन अवधारणाओं पर शोध किया था, या फिर उन्होंने जियान फेगोंग के हमले से प्रेरणा लेकर यह चाल चली? यदि यह पहला विकल्प था तो इससे पहले ही साबित हो जाता कि यून की प्रतिभा किसी दानव के स्तर की थी। यदि ये दूसरा विकल्प था तो ये कल्पना से परे आश्चर्यजनक था। लेकिन तलवारबाजी उनके सामने ही थी, अभी उसका अंत नहीं हुआ था। इससे पहले कि बड़े बुजुर्ग कुछ कह पाते, उन्होंने आकाश से एक जलता हुआ तेजस्वी सूर्य गिरते देखा। सूर्य में एक सुनहरे कौवे के प्रेत की झलक थी जो आग की लपटों में भस्म हो गया। उसी समय यून की तलवार की किरण बर्फीली ठंड की एक किरण के साथ चमक उठी। क्लैरिटी पूल एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड से निकलने वाली ठंडी किरणें मानो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थीं। तलवार की किरणें मानो बर्फीली जेल में बंद भूतों की तरह हर जगह फैल रही थीं। जियान फेगोंग ठीक इसके बीचों बीच था और सुरक्षा घेरा होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा जमने वाली हो। क्या ये यिन यांग की अवधारणा थी? शुद्ध यांग महान दाव अत्यंत शीतल शुद्ध यिन के साथ। यून के प्रहार ने अंतरिक्ष समय महान दाव और यिन यांग महान दाव को एक साथ मिला दिया था।
ऐसे भयावह कानूनों के तहत जियान फेगो की कठोर नर्म अवधारणा एक विशाल महासागर के सामने एक छोटी सी धारा की तरह थी। ये कमजोर और नाजुक प्रतीत होती थी। बूम! जियान फेगो द्वारा उत्पन्न तलवार की किरण को चारों नियमों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 9 पत्ती दाव फलों के समर्थन से ये यून ने जो नियम प्राप्त किए थे और तलवार दाव में महारत हासिल की थी, वे ऐसी चीजें नहीं थी जिनका जियान फेगो मुकाबला कर सके। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वर की खाई को सील कर देती है। ये यून ने आखिरकार ऐसा हमला कर दिखाया। एजियोर रेनबो स्ट्राइक में एजियोर यांग लॉर्ड और प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस ओनर की तलवार की भावना के साथ साथ ये यून की अपनी तलवार की भावना भी समाहित थी। जिस दिशा में तलवार इंगित करती है वह अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ती है। काचा जियान फेगो का तलवार अवतार साफ साफ टुकड़ों में कट गया और फिर अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बिखर गया जो आकाश में बारिश की तरह लग रहे थे। तलवार की किरण ने अपनी गति नहीं खोई और चिकनी पहाड़ी चट्टान की ओर अपना प्रक्षेपण जारी रखा। हथियारों की गगनचुंबी संरचनाओं से मजबूत की गई पर्वत चट्टान पर हुए हमले से वह चीर गई और अनगिनत चट्टानों में बिखर गई। इसने एक अद्भुत तलवार का निशान छोड़ दिया जो आकाश से पृथ्वी तक फैला हुआ था। इस प्रहार की शक्ति देखकर ये यून की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियान फेगो के साथ अभ्यास करते हुए उसकी तलवारबाजी की कला में इतना महत्वपूर्ण विकास हो जाएगा। ये वाकई एक सुखद आश्चर्य था।